बहुत ही गंदा एक पर्सनल इल्जाम लगाया गया कि अभिनय शर्मा सॉल्वर है। अभिनय, सबने आपका गुस्सा देखा है, बच्चों के प्रति आपका समर्पण देखा है, कोर्ट केसेस के लिए जूझते देखा है, पढ़ाते देखा है। लव लाइफ आपकी कैसी रही है? कि जो रील्स कट कट के वायरल हुए हैं और वो डायलॉग बहुत फेमस हो गया था कि अगर मर्द होते तो वर्दी नहीं उतारते। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। आप अगर मर्द होते तो पहनते। अरे क्या है ना, वो क्या एपिसोड था? बच्चों को बताओ जरा। एक बहुत अच्छा 2 लाइन है कि करप्शन और प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस बाबू बदल जाते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, बट कई ऐसे बड़े शिक्षक ऑनलाइन में फेमस हैं, वो सोचते हैं कि आज मैं एक वीडियो जारी करूँगा तो मैं बच्चों का दिमाग यूं पलट दूँ। क्या लगता है सही क्या है, सक्सेस मिलना कि शांति? दोनों में क्या चुनोगे अगर आज चुनने का मौका मिले तो? कौन कहता है आसमान पे सुराग नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आज मैं स्वागत कर रही हूं सबसे पहले पॉडकास्ट में अपने प्यारे अभिनय शर्मा सर का, जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया और आज भी वैसे ही बिंदास है जो मैंने बहुत सालों पहले उनको देखा था। तो अभिनय, स्वागत है तुम्हारा नीतू मैम टॉक्स पे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। और कमाल की बात है कि आज से 7 साल पहले जो नीतू मैम हम जैसे टीचर्स को कहा करती थी, डोंट मेक वीडियोज, यू कैन नॉट गो ऑनलाइन, यू हैव टू फोकस ऑफलाइन। आज उन नीतू मैम, आप सोचिए कि पढ़ाई से अलग हट करके और पॉडकास्ट की इस दुनिया में आपका भी स्वागत है मैम, कि आज आप ऐसे इनिशिएटिव ले रही हैं कि लोगों को हमारे आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं वक्त के साथ जो नहीं बदलता वो मिट जाता है, तो वक्त साथ तो बदलना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने सफर पे और मैं सवाल पे सवाल दागूंगी। कुछ मेरे सवाल होंगे और कुछ हमारे बच्चों की भी सवाल है जो मिक्स करके मैं आपसे पूछूंगी। तो सबसे पहले ये बताओ कि मैं चाहती हूँ शुरुआत तो आपके बचपन से करूँ। सुना था बचपन में बहुत तकलीफ में आपने ज़िंदगी शुरू की, रिश्तेदार परिचय नहीं देते थे, तो कुछ अपने बचपन के बारे में बताओ अभिनय। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक अभाव नहीं होता है तब तक आप आगे बढ़ने का सोचते भी नहीं। जैसे कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे और हमें हमेशा ये कह दिया जाता था, अरे बच्चों को शादी में मत लाना। खुद के घर के अपने लोग कह देते थे कि बच्चों को शादी में मत लाना क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, और हम जाते भी नहीं थे। तो वो जो चीज़ें हम देखते थे तो उससे एक मन में कसक उठती है कि यार नहीं, कुछ करना है अच्छा, यार लोगों को जवाब देना है। आप उस वक्त कुछ नहीं बोल पाते, जब आपके घर के ही कुछ लोग दिल्ली आ गए या कहीं आ गए, एक छोटी सी शर्ट भी ले आते थे तो गांव में जाके दिखाना। पीटर इंग्लैंड को बोला करते थे इंग्लैंड से आई है, कैनरी लंदन से आई है। आज हम उन्हें बताते हैं कि ब्रांड्स क्या होते हैं और कपड़े बदलना किसे कहते हैं। तो अच्छी लगती है ये चीज़। और बचपन मतलब अच्छा था क्योंकि उस वक्त दुनिया नहीं पता थी। आज के लोग या आज की जनरेशन के लिए आप ये जरूर कह सकते हो कि वो कंपैरिजन कर पा रहे हैं क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि दुनिया ऐसी भी है। हमारे टाइम पे बचपन में जो हम जिंदगी जी रहे थे, हमें अब समझ में आता है कि वो बहुत ख़राब स्तर की थी, बट उस वक्त नहीं समझ में आता था क्योंकि हमें तो लगता था कि लाइफ यही है, क्योंकि हम गांव से बाहर कभी नहीं गए, गांव के स्कूलों में ही पढ़े, सब एक जैसे होते थे, तो कुछ खास अंतर उस वक्त नहीं पता चला। आज का बच्चा ज़रूर इन्फीरियर फील करने लगता है, यार दोस्त के पापा के पास तो इतना पैसा है, दोस्त की मम्मी तो उसे आए दिन शॉपिंग करा के लाती हैं, मेरी मम्मी नहीं लेके आती हैं। तो आज ये चीज़ें हमारे टाइम पे ये नहीं थी, हमें वही जीवन बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय इतनी बुरी हालत में आप थे और उसके बाद पढ़ाई किया और आपने 5-7 सरकारी नौकरी क्रैक की, और ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद हिम्मत कैसे हुई सरकारी नौकरी छोड़ने की? ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। एक चीज़ मैं लोगों को और बताना चाहता हूँ, जैसे कई लोग हमें ये सोचते हैं कि यार ये आदमी, हमने बताया है कई इंटरव्यू में कि हमने पट्टी पे पढ़ाई की है। हम जिस दौर में पैदा हुए और हमसे 20 साल 25 साल पहले लोग जो पैदा हुए, मैं बताना चाहता हूँ वो सब ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड के। अगर आप 1970 वाले से और 1990 वाले से पूछेंगे तो सबकी हालत एक जैसी है। चेंजेस जो आए हैं वो 95 या 2000 के बाद बहुत आए हैं। आज जैसे जो बच्चा 2005 में पैदा हुआ है और जो 2015 में, उसकी सोच
में थोड़ा सा गैप है, या आप ऐसे कह लीजिए जो 2018 में पैदा हुआ है और अब जो 2030 में होगा बहुत अंतर नहीं है। तो कई लोगों को ये लगता है कि हम तो नए हैं, हम क्या है जब एक जनरेशन खत्म हो रही थी उसके लास्ट वाले हैं, इसलिए हमारा कनेक्शन उसी जनरेशन से है। तो हमारे में तो यही होता था कि सरकारी नौकरी मिल गई मतलब सब कुछ मिल गया, अच्छी शादी हो जाएगी, समाज में एक अलग तरीके की इज्जत मिलेगी। तो सरकारी नौकरी शुरू से ही एक दिमाग में था कि यार सरकारी नौकरी लेनी है। उस वक्त नहीं पता होता है, जब हम कॉलेज से भी पास आउट होके आए तो पता चला कि यार अभी तो हमारी ज्वाइनिंग लेट है, टीसीएस में पहला प्लेसमेंट हुआ, वो नौकरी भी बहुत मायने रखती थी, जिस रात मिली थी हम सोए नहीं थे खुशी से। तो उसके बाद फिर ये था कि यार एसएससी निकल गया, तब तो ऐसे हो गया था कि यार बहुत कुछ हो गया। लेकिन जो एसएससी निकलने और ये ज्वाइनिंग तक का जो सफर है, इसने बहुत कुछ दिया। इसने बताया यार अभी तो कुछ करना पड़ेगा, इस स्थिति में तो जीवन नहीं जी सकते, एक जैकेट ठीक सी नहीं है, ठंड लगती है। तो ये सब सोच के पढ़ाना शुरू कर दिया। और मुझे अभी याद है पढ़ाने का जब सफ़र शुरू हुआ था तो उसके 3-4 महीने बाद ही हमने मतलब बढ़िया पढ़ाया कि मैम ने हमें रिकॉग्नाइज किया और अपने ऑफिस बुलाया। मुझे अभी भी वो बात याद है। और मेरे फ़ोन का टेम्पर टूटा हुआ था, मैम कहती बताओ आपके फ़ोन का टेम्पर टूटा हुआ है, आप हमारे यहाँ आइए, आप अच्छा करेंगे, नया फ़ोन ले लेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक पर्ची पे लिख के दिया कि आपको इतने रुपए घंटे मिलेंगे। वो पर्ची अभी भी मैं कुछ दिन पहले पर्स में रखी हुई थी, देख रहा था। तो मैंने दाना फेंका, तुम चुगली है, मैं क्या करूं? नहीं, मैं नहीं आया, आपको पता है ये बात या नहीं? अच्छा, नहीं आए थे, एकदम नहीं आया। फिर क्या किया? हुआ क्या था कि आपने कर दिया, सब कुछ फाइनल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमें उस वक्त, हम नए नए टीचर बने थे और समझ नहीं थी। जैसे आज भी कोई आपके यहाँ टीचर आए तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2-4 दिन एक भी क्लास ना हो, हाँ। फिर आप उसको किसी तरीके से एक बैच में देंगे। हमें ये लगा नहीं तो मैडम ने आज ही फाइनल कर दिया तो शाम से ही क्लास चलनी चालू हो जानी चाहिए। हमने 1-2 दिन बाद जब कोई आपकी साइड से नहीं गया तो आपको ही सीधे फोन करके पूछ लिया कि मैडम क्लास तो लग नहीं रही। तो आपने कह दिया कि आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आपसे कुछ भी काम करा लूंगी। मतलब आपका कुछ भी काम कराने से था कि टेस्ट सीरीज या कुछ एंगेजमेंट देंगी, आप मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? मैडम कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर वो हमारा सफर वहीं खत्म हो गया। अच्छा, मतलब जुड़ी ज्वाइन किया और भाग लिए? नहीं, आपने मौका ही नहीं दिया। और हम तो पढ़ा ही रहे थे अपना, हमें लगा यार नहीं अलग करेंगे, किताब लिख रहे थे उस वक्त प्लेबिड एडवांस में। और फिर उसके बाद राकेश सर ने ज्वाइन किया आपको। फिर आपको ये था कि आपको अच्छा टीचर मिल गया। ये कौन से साल की बात है? ये बात है जुलाई अगस्त 2012 की। अच्छा, 2012 की। राकेश यादव सर 2013 में आए। 13 में आए, हाँ। तो ये बात अगस्त नवंबर की होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे दोबारा भी हुआ, ऐसा नहीं है। दोबारा की कहानियों पे तो मैं आऊंगा। फिर हमने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया 2013, 14, 15 पढ़ाते रहे, अपना अलग जीवन चलता रहा। फिर जब पढ़ाने में थोड़ा सा ध्यान देना भी कम हुआ और फिर लगा एक बोरियत भी हो जाती है जब आप एक ही पेस पे चलते रहते हो, मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है यार सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं। 2016 में मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली दिसंबर में। और उसके बाद हुआ ये कि अब वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा था और ना ही खर्चे चल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खर्चे क्या, खैर एक भी महीने की सैलरी मुझे नहीं मिली। 4 महीने मैंने नौकरी की है। तो उसके बाद लगने लगा। तो 4 महीने नौकरी करने के बाद एक भी महीने की सैलरी क्यों नहीं? वो एक्चुअली कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ 1-2 छुट्टियां ज़्यादा हो गई थी तो उसका क्लैरिफिकेशन देना था। तो उस सब में सैलरी रुकी हुई थी। स्टार्टिंग होने में सबको टाइम लग जाता है, वो एक साथ आती है फिर कई महीने की। उससे पहले हमने छोड़ दी। तो वहाँ पे किसी से मुलाकात हुई, वही जो भीम है। तो वो बोला अरे आप नीतू मैम के यहाँ पढ़ा लो। और वो हमें नीतू मैम के पास लेके आया भाई। नीतू मैम से बात की बड़े अच्छे से। नीतू मैम ने कहा ठीक है देखते हैं। अब इनको पहले से था कि ये बंदा एक बार पहले भी आया था तो फिर जो है उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि ठीक है आप पढ़ा लीजिए। एक मैडम की बहन थी, उनके पास भेज दिया। उन्होंने हड़का के जो भी था कर दिया हिसाब किताब। और जब मैं यहाँ से गया था, वो जो मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि जब मैं यहाँ से गया था मुखर्जी नगर छोड़ के, जब मुझे 1400 रुपये घंटे मिलते थे, जब मैं वापस लौट के आया तो चीज़ें उतनी ठीक थी भी नहीं। तो मैडम ने फिर दोबारा से हमें 700 रुपये घंटे की नौकरी दी। उसके बाद कहानी क्या हुई, मैं अपना पढ़ा रहा था उस वक्त कि मैंने अपना एक आने के बाद से ही 20-30 बच्चों का। एक बात बताओ, गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था? जो मैंने एक सरकारी नौकरी की है वो मैंने की है जीएसटी इंस्पेक्टर की। उस टाइम एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ करता था। अच्छा, एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिर से टीचर बनना, घर वाले पीटे नहीं तुम्हें? नहीं, घर वालों का तो ये था कि भाई तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। मतलब हमेशा से ये था। मेरे पिताजी ने मुझे अभी पिछले कुछ दिनों पहले जरूर एक चीज़ के लिए डांटा है, जिसमें मैंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत ज़्यादा कह दिया था। वरना मेरे पिताजी जो मैं करता हूँ हर एक चीज़ पे हाँ हाँ करते हैं। तो इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, कभी पढ़ाना, फिर जॉब करना, फिर पढ़ाना,
तो मान लो आज से 15 साल पहले के अभिनय शर्मा से मिल लिए आप, तो उसे क्या सलाह दोगे? उससे मैं क्या सलाह दूंगा, मुझे लगता है कि ये चीज़ें करते रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैं 4-5 साल पढ़ाई में वो स्पार्क, पढ़ाने में वो स्पार्क नहीं मिल रहा था, वो किक नहीं मिल रही थी, तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, ताकि मुझे ये कसक भी नहीं रही यार कि मैंने नौकरी नहीं ज्वाइन की, शायद वहाँ बेहतर कर सकता था। जब मैंने नौकरी ज्वाइन करके वापस आया तो मैंने फिर से वो संघर्ष देख लिया कि मैंने सुपर 30 बैच स्टार्ट किया है, उसमें मुझे 30 बच्चे जोड़ना भारी हो रहा है। फिर पार्ट टाइम में मैं आपके यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। आपके यहाँ पढ़ाते पढ़ाते मेरा एक वीडियो वायरल हो गया। तो आपके यहाँ मैंने एक मेंस का बैच स्टार्ट किया। मेंस के बैच में 400 बच्चे आए। उस टाइम आप बहुत मोटी फीस भी लेती थी बच्चों से, तो मैंने कहा मैडम मेरे थोड़ी फीस बढ़ा दीजिए, 1000 रुपये कर दीजिए। मैडम ने कहा बिल्कुल नहीं, अभी तो आपको आए मुश्किल से 3-4 महीने हुआ है। हमने कहा इससे क्या मतलब है, अब हमारा उस टाइम आप सोचिए कि मेंस के बैच में 400 बच्चे आ जाना बड़ी बात थी। मैडम ने मना कर दिया। हम भी थोड़े से ये जिद्दी आर्म टाइप के ट्विस्ट थे। करता था, ये ऐसा टीचर था, आर्म ट्विस्ट करता था, बच्चे जैसे बढ़े वैसे इनको फीस बढ़ाना अपने। तो क्या हुआ कि फिर जो है हमने कहा 50 रुपये तो बढ़ा दीजिए, मतलब इतनी सी बात है। मैडम ने बढ़ाया नहीं। फिर हमने कहा ठीक है, तो हम बस ये बैच खत्म करेंगे। वो हमने बैच खत्म किया, तो मुश्किल से 4 महीने आपके साथ वो सफ़र रहा। फिर अच्छा, उसके एक बात बताओ, कभी मन में डर नहीं होता था क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, ये चीज़ अब लगती है। अब ये सारे डर हैं जो आप पूछ रही हो, ये उस वक्त सच में नहीं होते थे। उस वक्त सच में हम खुद का कंधा थपथपा लेते थे और कहते थे नहीं यार भाई तू अच्छा करेगा। उस टाइम कोई डर नहीं लगता था। आज बहुत सारे डर हैं। हर चीज़ शुरू करने में डर और कुछ भी डिसीजन लेने में डर। आज हैं ये सारे डर क्योंकि खोने को बहुत कुछ है। शायद उस वक्त खोने को कुछ नहीं था, पूरी दुनिया पाने के लिए पड़ी थी, तो शायद डर नहीं थे। ये अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन के रूप में आए और उन्होंने राजेश खन्ना का बिल्कुल पत्ता साफ कर दिया। जब भी तुम आते हो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट को लेकर या किसी तरह का प्रॉब्लम जो बच्चे झेल रहे हैं उसको लेकर, तो एकदम एंग्री यंग मैन लगते हो। ये तुम इमोशनल हो, एंग्री हो, क्या हो ये पहले बताओ। अच्छा, मैं नहीं, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी। मतलब मुझे अगर गुस्सा आ रही है तो मैं कैमरे के सामने भी वैसे ही दिखाऊंगा और पीछे भी मेरा वैसे ही है। और शायद मैं इसलिए बहुत सारी लड़ाइयाँ बच्चों की जीत भी पाता हूँ क्योंकि मैं पूरी शिद्दत से लड़ता हूँ और मैं उसमें ये नहीं देखता कि मेरा क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता। मुझे बहुत सारे लोग जो एजुकेशन के नहीं हैं जब मिलते हैं और मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं 4-5 दिन से इस चीज़ में उलझाता, बच्चों के लिए कोर्ट केस, तो मुझे पूछते हैं इससे आपका क्या फ़ायदा है। तो मैं सोचने लगता हूँ कि मेरा क्या फ़ायदा है, मैं कभी सोचा नहीं ये चीज़। नहीं तो आज मैं जो चीज़ें कर देता हूँ, मुझे लगता है कि शायद कोई और करे तो आज इसी चीज़ पे हज़ारों रील्स वायरल हो जाएंगी, इतना बड़ा काम कर दिया। हम हमेशा एक वीडियो में आके ये बता देते हैं कि देखिए ये था, क्योंकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। आज भी मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं उससे पहले ये ज़रूर सोचता हूँ कि ये बच्चों के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो। क्योंकि पहला प्रोटेस्ट जो था वो हम लोग साथ में थे जी। लेकिन उस समय जो मैं अचानक अरेस्ट हुई थी वो रील वायरल हो गया था, क्योंकि पुलिस जिस तरह से पकड़ के एक टीचर को ले जा रही है तो पूरे इंडिया में ये चीज़ वायरल हो गया। लेकिन जो सेकंड प्रोटेस्ट था उसके जो रील्स कट के वायरल हुए हैं, वैसा वायरल क्यों नहीं करवाए तुमने अपना रील? क्योंकि तुम भी तो उस समय लीड कर रहे थे, पहले प्रोटेस्ट में सबसे आगे हम लोग ही थे और वो डायलॉग बहुत फेमस हो गया था कि अगर मर्द होते तो वर्दी नहीं उतारते हैं, है ना? वो क्या एपिसोड था, बच्चों को बताओ जरा। वो कुछ नहीं, हम लोग बस ऐसे बात कर रहे थे कि हमें मिलने जाना है और 4 लोगों को आप भेज दीजिए, क्योंकि पीए साहब से उनकी बात हो गई है कि कोई भी 4 लोग आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं आप आगे नहीं जा सकते। तो वो थोड़े मुझे परेशान से देखे, तो मेरा थोड़ा हंसी मजाक का नेचर है। मैंने कहा आप इतने डर क्यों रहे, मतलब इतने परेशान क्यों रहे, आप जैसे बोलेंगे वैसे करें। तो उन्होंने कहा कि अरे जो है ये वर्दी पहनते तो तुम्हें पता चलता डर क्या होता है। तो मैंने बोला कि ये मर्द होते तो तुम वर्दी पहनते, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने कहा नहीं मैंने भी वर्दी पहनी थी 2017 में, एक्साइज इंस्पेक्टर में भी वर्दी है, तो 2017 में उतार दी क्योंकि बहुत लोगों को भी वर्दी पहनानी थी। तो बस इतनी सी बात हुई थी, वो हंसी मजाक का ही था, बट उन्होंने इतना ज़्यादा उसको सीरियस ले लिया था क्योंकि जब हम नेक्स्ट डे जिस दिन मिलने गए थे डीओपीटी मिनिस्टर से, उस दिन भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा ही कुछ किया, सेम इंसान ने। क्योंकि वो उनका जो लैंग्वेज था, अगर मर्द होते तो वर्दी नहीं उतारते। हाँ, वो गलत था। वो कई बार क्या होता है ना कि जब इतने सारे लोग सामने होते हैं और एक वो शायद सब इंस्पेक्टर थे या इंस्पेक्टर थे, तो एक प्रेशर होता है उनके ऊपर भी अधिकारियों का कि कैसे ये लोग आगे बढ़ गए। ऐसा तो नहीं अभिनय, क्योंकि बाद में मैंने ये सोचा कहीं वो लाइन बोल के वो आपको उकसा तो नहीं रहते, क्योंकि जैसे मर्दानगी पर लेकिन बात हमने होती हंस है, दिया उस पे, हंस दिए।
लेकिन ये बात मर्दानगी पे जैसे उठती है, कोई भी मर्द थोड़ा सा वायलेंट होता है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जैसे नहीं कहते थे पहले कि अरे मूंछ नहीं रखते हो, मर्द होते तो मूंछ रखते, तो फिर कहते कि यार मुझे ये दिखाने के लिए कि मैं मर्द हूं, मुझे मूंछों का सबूत नहीं चाहिए। तो वो वाली बात है कि जो होते हैं तो फिर वो उस चीज क्योंकि अगर इस बात में एग्रेसिव होके आपने रिएक्ट कर दिया होता तो उससे बात हम बढ़ लोग सब सकती थी, डंडे क्योंकि खाते। पीछे भी सारे लोग थे, वो भी शायद एग्रेसिव हो जाते, तो हमने हंसी मजाक में इस बात को खत्म कर दिया। अगर टीचर नहीं होते तो क्या होते? एक्टर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, क्या होते? मुझे लगता है टीचर नहीं होते तो एक्टर होते। कोशिश फिर उस दिशा में करते, क्योंकि शुरुआत इन्हीं सब चीज़ों से की थी, स्टैंड अप कॉमेडी करना, लगातार ये कोशिश की कहीं सीरियल में या कहीं भी पिक्चर में कहीं रोल मिल जाए। क्योंकि मुझे याद है आज से 15 साल पहले, 10-12 साल पहले, जब 2012 के लगभग में आए थे पढ़ाने के लिए, तो हमारे मैनेजमेंट में किसी ने कहा था कि अभिनय सर अभिनय बहुत अच्छा करते हैं जी। तो मुझे नाम याद इसलिए रह गया था कि उनका नाम अभिनय है, क्योंकि अभिनय सर अभिनय बहुत अच्छा करते हैं, किसी ने कहा था। तो एक्टर होते अगर नहीं होते तो। किस तरह के बच्चे इरिटेट करते हैं तुम्हें? क्या लगता है 2016 के समय में जो बच्चे थे, आज के जो बच्चे हैं, कैसा लगता है, क्या चेंजेस आया? ऑनलाइन में सम्मान बहुत कम देता है बच्चा, बहुत कम देता है। जैसे ऑफलाइन में मैं कितना छोटा था, 2012 से 11 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने मुझसे बड़े बड़े बच्चे बैठे होते थे, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस रहता था कि मजाल कोई बच्चा अगर तेज आवाज में बोल दिया तो हंस दे क्लास में। तो आज वो चीज़ मिसिंग है कि आपने जरा सी भी कोई गलती नहीं भी की, लेकिन बच्चे को मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी वो आपको ख़राब कह जाएगा। आज मतलब बच्चे यही चीज़ें करते हैं कि टेलीग्राम पे टीचर्स के खिलाफ एक ट्रेंड चलाना है। आज बच्चे एक लॉबी बना लेते हैं कि मैं इस टीचर की लॉबी का हूँ, मैं इस टीचर की लॉबी, ट्रोल आर्मी, ये सब चीज़ें आज बच्चों में हो गई हैं। पढ़ाई लिखाई पे कम फोकस करके वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी ना मुझे एक बात का बड़ा दुख हुआ था, मतलब पर्सनली मैंने बहुत पेन महसूस किया था कि आप जिनके लिए पेन ले रहे हो उनके लिए जाके सीधा सरकार के सामने आप बैठ के बात कर रहे हो। कोई भी मिनिस्टर ये चीज़ पसंद नहीं करेगा कि उनके साथ बैठ के हम बात कर रहे हैं। फिर भी हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको कहते हैं ना शेर के मुंह से निकाल के लाना, बिल्कुल वो हम लोग लेके आए। और आने के बाद जब कमेंट्स में वो लॉलीपॉप आता था, क्या महसूस होता था तुम्हें? मुझे तो दुख महसूस होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दुख लगता है, लेकिन वही है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। आज बच्चों को ये छोटी बात लगती होगी, अगर ये सारे हंगामा नहीं होते तो टीसीएस मेंस नहीं ले रहा होता। एसएससी को बहुत डर था कि कहीं फेल ना हो जाए, बवाल हो जाएगा, मेंस का एग्जाम है, प्री में तो हमने जैसे तैसे दिखा दिया। दूसरी चीज़ मेंस एक शिफ्ट में होना, ये सब रिफॉर्म्स का ही तो हिस्सा है। अब मेंस के बाद नॉर्मलाइजेशन का इशू नहीं आएगा, क्योंकि मेंस एक ही शिफ्ट में हुआ है। सही बात है। आज आप जब गलत क्वेश्चन बताने जाते हो, रिप्रेजेंटेशन डालते हो, तो उस पर एक पॉपअप आता है कि इस क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन पहले ही डाल दी गई है, तो आप पैसे चाहो तो बर्बाद skip कर नहीं सकते हो। हाँ। तो ये सब चीज़ें होना कि आज हर बच्चे को गलत सवाल के लिए पैसे नहीं देने, धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। मैंने आज एक वीडियो में थोड़े दिन पहले ये कहा था कि आप ये कहते हो एसएससी में ये गड़बड़ है, ये नकलीपन है, ऐसा हो रहा है। तब मैंने बच्चों को एक चीज़ कही थी कि आप मुझे बताइए ना कि यहाँ कौन सा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। क्या यहाँ फसाई ठीक से काम कर रहा है? नकली पनीर, नकली अंडा लोग बेच दे रहे हैं, ये फसाई का कंट्रोल है? आप बताइए। यहाँ पे ओआरएस आपने एक देखा होगा, हाँ, ओआरएस वाला केस हुआ था, एक डॉक्टर ने किया, तो उसमें ये ऑर्डर शायद हाई कोर्ट नहीं दिया था कि आप ऐसे ओआरएस नहीं बेच सकते, ओआरएस लिख करके, अगर वो ओआरएस नहीं है तो। लेकिन कोर्ट ने उस ऑर्डर को वापस पलट दिया कि कंपनी के पास स्टॉक पड़ा है। तो आज ऐसी कंपनियां जीत जा रही हैं कि खराब चीजें बिकती रहें, गलत चीजें बिकती रहें, लेकिन स्टॉक पड़ा है इसलिए कंपनी के पास। जहां हवा नकली है, जहां पानी पी के लोग मर जा रहे हैं, वहां आप कह रहे हो कि एसएससी के सिस्टम में इतनी खामियां हैं। तो यहाँ एग्जाम सिस्टम की बात नहीं है, एजुकेशन सिस्टम भी हमारा सड़ा हुआ है। नहीं, जैसे एजुकेशन सिस्टम में भी कोई सुधार नहीं हो रहे। कहा आपने कि नेकी कर दरिया में डाल, तो दरिया में तो हम डाल के आ गए, लेकिन नेकी कर जूते खा, हम लोग की हालत वो थी जी कि नेकी करने के बाद हम लोग जूते वो खाए। जो आपने एक बात अभी कही थी ना कि ऑनलाइन के बच्चों में यही है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में जो भी शिक्षक फेमस है, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, बात बड़ी गहरी है। इस बात की गारंटी बहुत कम होगी कि वो अच्छा शिक्षक है, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता है। वो टीचर ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, बट कई ऐसे बड़े शिक्षक ऑनलाइन में फेमस हैं
जो आप ढूंढते रह जाएंगे और उनके पढ़ाई के वीडियोज आपको नहीं मिलेंगे। पढ़ाई से मेरा मतलब है कंटेंट जो रिलेवेंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे यूपीएससी चाहे एसएससी। फिर वो इतने बड़े कैसे हो गए? वो खुद मानते हैं कि वो बहुत पॉपुलर कैसे हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि उनकी बातों में वो दम है, वो मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी शिक्षक हैं जो फेमस हो गए, वो आज इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि आज मैं एक वीडियो जारी करूँगा तो मैं बच्चों का दिमाग यूँ पलट दूँगा। और वही हमारे साथ हुआ कि हमने भले ही कुछ भी किया, जब उस चीज़ को इस तरीके से दिखा दिया गया कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बच्चों को भी लगने लगा। तो उसमें आप पूरी गलती बच्चों की नहीं कह सकते, शिक्षकों की भी है। और क्यों है कि मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा होता है कि आपने कोई काम कर दिया और आपको भी इस चीज़ का क्रेडिट दिया जा रहा है, या मैंने कोई काम कर दिया इसका क्रेडिट दिया जा रहा है, तो कई बार और शिक्षक जिनको वो नहीं मिलता वो बौखलाने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि फ़ायदा तो बच्चों का ही हुआ है। आप ले लीजिए आके क्रेडिट, आप बोल दीजिए कि हमारे 4 शिक्षक मिलने गए और ये चीज़ें हुई हैं, आगे भी हम करेंगे, क्योंकि आप सबकी वजह से ये संभव हो पाया। तो जहाँ पे हम अपने एक दूसरे से ही मतभेद पाल लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश बच्चों को उनकी नज़र में करते हैं कि नहीं नहीं मैं महान हूँ। हम लोग नेक्स्ट मीटिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड थे और हम लोग को इनवाइट भी किया जा रहा था नेक्स्ट मीटिंग के लिए, और वो भी खासकर ये जो रेलवे का रिफॉर्म रेलवे था, के बच्चों के लिए कि रेलवे वो का पता है, चेयरमैन को बुलाएंगे फिर आप आगे आइएगा। इतिहास में भी जब ये याद की जाएगी ना बात, और याद लोगों द्वारा नहीं, मैं और आप भी बैठ के याद करेंगे, तो सच में महसूस होगा कि ये छोटी बात नहीं थी कि डीओपीटी मिनिस्टर, यही तो एसएससी का चेयरमैन, एसएससी के चेयरमैन को साथ, और कौन बोल रहा था वहां पे? आप बताइए। वहां पे दबदबा किनका था? टीचर्स का था। चेयरमैन साहब नहीं बोल रहे थे उतना जितना टीचर्स। नहीं चेयरमैन, मैं बताती हूँ, जैसे मैंने कहा सीपीओ का रिजल्ट, डीओपीटी मिनिस्टर ने सीधा देखा चेयरमैन को, चेयरमैन साहब बिल्कुल एकदम सिलसिलेवार तरीके से सारे केसेस वगैरह बोलते चले गए। उन्होंने सीधा पूछा कि मैम ने पूछा है कि रिजल्ट कब आएगा, उन्होंने कहा 1 वीक, और 3 डेज में रिजल्ट दिया। वही मतलब वहां पे जो चेयरमैन साहब थे वो जवाब दे रहे थे, मतलब एक होता है ना आंसरेबिलिटी, वहां पर दिख रहा था चेयरमैन का। अरे मैं उनके और just हम लोग बगल में क्वेश्चन बैठा था, करते थे, तो बात कर करके वो मुझसे भी पूछ रहे थे ये वाला पॉइंट काट दूं, ये चीज। तो ये बहुत अच्छी लगी, और यही डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि आपकी शिकायत थी, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप आवाज उठा रहे थे, हमने आपको ही बुलाकर पूछ लिया कि बताइए क्या शिकायत। सही बात है। और ये शायद वो एक चैनल बन जाता आगे के लिए भी, जहां पे टीचर्स को मौका मिलता। उस दिन हमने ये बात कह भी दी थी, उन्होंने भी कह दिया था कि ये जो टीचर्स भेजे ना बच्चों के, कि इन बच्चों का री एग्जाम होना है, तो उनको भी कंसीडर कर लेना। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। ये भी छोटी बात नहीं थी कि टीचर्स को आप ये वैल्यू दे रहे हैं जिनका कोई स्टेक ना सरकार में है ना एसएससी में। सही बात है, वो बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा भी कि फिर आप लोगों को क्या इसमें इंटरेस्ट है, तो हमने कहा भी था कि सर उन लोग का कोई भी स्पोक्स पर्सन नहीं है, तो इसीलिए वो हम लोग की तरफ देखते हैं जी, वरना हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। तो एक बहुत अच्छा मौका था हम लोगों का के पास कि एक चैनल खोल देने का सरकार के साथ बातचीत का, जो सम्मानजनक तरीके से होता। वो एक क्योंकि बड़ी बात एक बार अरेस्ट होने के बाद ये मुद्दा इतना भयानक हुआ था पूरे इंडिया में कि सरकार प्रेशर में तो थी। हाँ, टीचर्स अरेस्ट हो गए, सरकार प्रेशर में थी, लेकिन ये पूरा प्रेशर का जो एक होता है ना, और पता है बॉम्ब जो फोड़ दिया। दोबारा हमने प्रोटेस्ट किया, तो ऐसा नहीं कि वहां पे बाद में मैंने वीडियो बना दिया किसी ने। वो क्या है ना, सरकार को भी तो आप खुद अपनी जगह रख के देखिए। मान लेते हैं कि आप डीओपीटी मिनिस्टर हैं, आपने मुझे बुला के मेरी 6 बातें सुनी और आपने कहा कि ये चीजें हो जाएंगी, और 6 में से मान लेते हैं 3 हो गई। मैं फिर 10 दिन बाद जाके आपके खिलाफ धरना दे रहा हूँ, आप मेरी सुनेंगे? आप कहेंगे अजीब पागल आदमी, अब ऐसा करो पुलिस भेजो और इसको हटाओ। हमने इसको बुला के सम्मान दिया, पूछा ये हमारे खिलाफ फिर से प्रदर्शन फिर से जारी पहुंच करें। गए। हाँ, सही बात तो है। सरकार को तो हर्ट, या ये कह सकते हैं दर्द वहीं होने लगा कि आपको मिलने का मौका दिया तो आप दोबारा एक रिक्वेस्ट लगा के मिलके पूछ लेते। सबसे मेन चीज है कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी का एक बार हुआ तो एक बार में इंडिया आजाद नहीं हुआ था, टाइम लगा था। तो यहाँ पर भी हम लोग कई टॉक्स कर सकते थे और थोड़ा ब्रेक लेके फिर प्रोटेस्ट कर सकते थे। सम्मानजनक तरीके से बुलाया जा रहा था। और एक बात और बताती हूँ, उससे पहले 3 बार चेयरमैन साहब खुद मिल चुके थे, उसके बाद भी मिलने का मौका मिलता, पॉसिबिलिटी होती। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि एक दिन में सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो नहीं, बहुत कुछ ठीक हुआ है और बहुत कुछ ठीक होना बाकी है। और हम हमेशा से लगे रहते हैं, जब भी लगता है कि यहाँ दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो आज भी हमारी कोशिश रहती है कि हम सारी चीज़ें ठीक करें। जैसे इस बार भी मेंस के अंदर लास्ट ईयर की तरह फिर से बच्चों को
एंड मोमेंट पे मौका दिलाना, मौका it's मिला था, not a सही बात है, small deal. बहुत बड़ी बात है कि जो तुम करके आए हो। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी देखा, पिछले बार भी जो गए थे तुम कोर्ट, तो आखिरी दिन बच्चों को मौका मिला, इस बार भी आखिरी दिन बच्चों को मौका मिला, तो बच्चों के पास एक मेंटली रेडी होने का, मॉक टेस्ट दे के प्रिपेयर्ड होने का समय नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा था कि रिजल्ट 28 दिन पहले आया था, तब तक तो आप मेंस या टीयर 2 की तैयारी कर ही रहे थे। हाँ, नहीं, एक चीज और है ना कि कम से कम इसमें बार बार एसएससी बैकफुट पे आ रही है, बिल्कुल, और हम लोग जीत रहे हैं। इससे क्या होगा कि आगे के लिए हमारे पास ऐसे केसेस के बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे जिसमें Proof फिर से हम भी लोग रहेंगे। हाँ। क्योंकि अब जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है उसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि बच्चों के साथ इस तरीके से अत्याचार हुआ है। अगर कैट को ये लगा है कि इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, बिना लगे तो कोई ऑर्डर देगा नहीं। एक ऑर्डर हाई कोर्ट का, एक ऑर्डर कैट का है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल है वहां पे भी ये चीजें दिखाई जाएंगी। ये जो प्रोटेस्ट में मेरे खिलाफ तो 2 एफआईआर हो गए, लेकिन दूसरे एफआईआर में जब मैं गई हूँ कमला मार्केट में, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो करीबन 40 बच्चे, उनके खिलाफ भी एफआईआर है वो सेकेंड वाले प्रोटेस्ट में, कि बच्चे वहाँ से 5 बजे तक परमिशन था तो फिर गए क्यों नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सरकारी नौकरी कर चुके हो तुम, ये जो बच्चों के खिलाफ एफआईआर है, क्या लगता है उसमें बच्चों को क्या परेशानी आ सकती है? बिल्कुल, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। होता क्या है कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर है, यानी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एफआईआर है, तो ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपनी ज्वाइनिंग के टाइम। ओके। जैसे जनरली क्या होता है, मैं गया सरकारी नौकरी में, तो मेरा प्रोविजन पीरियड है 6 महीने का। प्रोविजन पीरियड में गवर्नमेंट अगर कुछ भी ये पाती है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट नकली दिया है, तो वो आपको निकाल देगी। लेकिन 6 महीने के बाद जब आप परमानेंट हो जाते हो तब नहीं निकाले जा सकते। इसमें क्या होता है, जिनके खिलाफ एफआईआर होती है उनका प्रोविजन पीरियड जब तक चलता रहता है, जब तक कि एफआईआर का डिसीजन नहीं आएगा, यानी आपको कभी भी निकाला जा सकता है। तो जो आपकी ज्वाइनिंग है वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द केस होती है। लेकिन एक बात बताओ, 1-2 केसेस जो मेरे पर भी झूठे मुकदमे हुए थे जिस समय ये सब प्रॉब्लम हुआ था हमारे लाइफ में, वो 10 साल पहले जो मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे हुए थे, जिसका सबूत खासकर मेरे पास है कि भाई मैं अपने इंस्टीट्यूट में थी, मेरे पर हमला हुआ है, वो केस आज तक डिसाइड नहीं हुआ है। 2015 का केस है, आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, तो 11 साल में मेरा जो वो झूठा मुकदमा था वो डिसाइड नहीं हुआ। इसमें तो बच्चों के खिलाफ पूरा सीसीटीवी फुटेज है कि वो 5 बजे के बाद भी धरना प्रदर्शन किए हुए थे और उनको जबरदस्ती हटाया गया मारपीट के, और कुछ को लेके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आप 11 साल की बात बता रही हैं, मैं एक बड़ा एग्जाम्पल खुद से जुड़ा हुआ देता हूँ। सन 84 में मेरे पिताजी की उम्र मात्र 19-20 साल होगी, बट बॉडी बहुत अच्छी थी। तो ट्रक पे थे, ट्रक पे गए हुए थे, तो बांदा एक जगह है यूपी में, वहाँ पे उनका पुलिस से कुछ तीखी नोकझोंक हो गई। अब पुलिस से तीखी नोकझोंक ड्राइवर की हो गई जो ट्रक चला रहा था, तो पिताजी भी आए, तो वो ट्रक को पुलिस थाने में ले गए। रात भर उनको बंद रखा, सुबह एफआईआर कर दी थी, तो सुबह कोर्ट में हाजिर किया। रात में ही क्या हुआ, एफआईआर हो गई थी, तो दोस्ती हो गई कि यार छोड़ो, क्या केस वेस करना, खत्म करते हैं इस बात को। तो जिनसे हुई थी वो बोले ठीक है, खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट में लगा तो बोला कि अगली हियरिंग पे, और 1 दिन बाद ही थी हियरिंग, तो उसने बोला कि हम इसमें एफआर लगा देंगे, फाइनल रिपोर्ट कुछ नहीं होगा। ये बात है 84 की। और उन्होंने अपने घर बुला के, जब जान पहचान निकल गई, तो अपने घर बुला के दावत दी थी। ये 84 की बात है। और उसके बाद हमारे पिताजी आ गए, उन्होंने कहा एफआर लगा देंगे, ना पूछा ना कुछ किया। 1-2 दिन रुक भी सकते थे एफआर लगवाने के लिए। अब उनसे दोस्ती हो गई, ऐसा नहीं उन्होंने जानबूझ के नहीं लगाई, वो भी अपना लगाना भूल गए। वो केस 2003 में खत्म हुआ है। और मेरे पिताजी जाते थे बांदा तारीख करने, तारीखें पढ़ती थी, 2003 तक चला गया। तो इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता है बच्चों की। मैम, मैं जितने बच्चों से कनेक्टेड हूँ, ऑलमोस्ट 8 से 10 बच्चों से, बाकी से हमारी टीम भी कनेक्टेड होगी, उन सबको हमने हाई कोर्ट में उनका एप्लीकेशन लगाया कि उनकी क्वेस हो जाए एफआईआर। पहले जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि ये बच्चे निर्दोष हैं, आप लगाएंगे, क्वेस हो जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चों की क्वेस हुई है। तो बचे हुए बच्चे, अगर आप कोई नंबर नीचे देती हैं तो उस पर मैसेज करें, तो हम इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो भी खर्चा आएगा वो भी हम खुद से कर रहे हैं, और बच्चों की एफआईआर क्वेस करा रहे हैं। बच्चों की जहाँ तक बात है,
तो शायद थोड़ा लीनियंट व्यू ले रही है पुलिस। जी जी बिल्कुल। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, तो मैं करीबन 5 बजे से पहले पहले मैं घर आ गई थी। जी लेकिन जब मैंने उनको कहा कि भाई आप 5 बजे तक परमिशन दिए थे और मैं 5 बजे से पहले निकली हूँ, तो बाद में लास्ट स्टेटमेंट उनका यही था कि मैडम हमारे पास ऊपर से ये आदेश है कि आपका नाम नहीं हटाया जा सकता। तो क्या लगता है जो बच्चे वहाँ पे रात तक जमे हुए थे उनका नाम इतनी आसानी से हट जाएगा? नहीं, क्वेस हो जाएगी। अच्छा, क्वेस हो जाती है क्योंकि एफआईआर में एक बार नाम आ गया तो कोई नहीं हटा सकता। वो फिर हाई कोर्ट में क्वेस हो सकती है, वो भी तब जब पुलिस ऑब्जेक्ट ना करे। लेकिन ये चीज तो मेंशन करना पड़ेगा ना अपना, जब बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे कि हाँ हमारे खिलाफ ये नंबर एफआईआर है और प्रोविजन पीरियड तब तक रहेगा जब तक कि इसका फैसला नहीं आ जाता। ओके। और प्रोविजन पीरियड में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिलते हैं। अच्छा, क्वैश हो जाएगा तब भी तो मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ एक एफआईआर हुआ था और वो क्वैश हो गया? नहीं, mention फिर करने की जरूरत नहीं है, उसके फिर बाद जरूरत नहीं है और उससे कुछ नुकसान भी नहीं है। चलिए, बहुत सीरियस बातें हो गई, तो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो थोड़ी दिलचस्प भी है। अभिनय, सब ने आपका गुस्सा देखा है, बच्चों के प्रति आपका समर्पण देखा है, कोर्ट केसेस के लिए जूझते देखा है, पढ़ाते देखा है। कुछ ये तो बता को कि आपके लाइफ में लव लाइफ आपकी कैसी रही है? अरे ये सवाल आपके सामने, देखिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपसे इस तरीके की बातें हुई नहीं है। नहीं और तो हम अब लोगों कर ने लो, बड़ा अब यहाँ पर कैमरे कर के सामने- सकते हैं। वैसे आज तक कभी हुई नहीं है और आपने बहुत बार डांटा भी है, तो हम लोग बोलते नहीं है, आपके लिए बड़ा एक सम्मान है और हमेशा रहेगा। देखिए, लव लाइफ का मैं तो ये कहूँगा लव के बारे में कि प्रेम एक अति है और अति किसी भी चीज की लंबे समय तक नहीं रहती। और प्रेम मुझे एक तरफा पसंद है। तुम्हारे तरफ से? हाँ, मतलब आनंद तो उसी प्रेम का है। बाकी जहां आप उम्मीद करने लगते हो वहां मोह हो जाता है, किसी के ना जाने का डर हो जाता है। तो मैंने तो कई सारी ऐसी चीजें सीखी हैं लाइफ में कि किस तरीके से अपने आप को आप डिटैच रखेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि प्रेम में अगर आप सच में हैं तो आप लाइफ में कुछ, क्योंकि वो एक इतनी खूबसूरत चीज है, इतना डूबना पड़ता है उस चीज में कि आप उसके अलावा फिर कुछ और नहीं कर सकते। तो अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो फिर आपको एक तरफा प्रेम के साथ ही खुश रहना पड़ेगा। आपने कहा एक तरफा प्रेम, जी। कोई जरूरी आज नहीं क्योंकि कि हमारी आपके- आपकी बहस होनी चाहिए प्रेम पे, क्योंकि आप भी बहुत इसके ऊपर ज्ञान रखती हैं। और मुझे एक बात बताओ, एक तरफा प्रेम की बात कर रहे हो, कहीं बाई चांस आपके कोई स्टूडेंट को एक तरफा प्रेम हो गया आपसे, फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक, और बच्चे शायद अपने टीचर को उस नज़र से देखते भी नहीं होंगे। और बाकी इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है पूरी प्रेम करने के लिए। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मैरिज कैसे हुई है? अरेंज मैरिज की लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई है, ओके। और आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे। ये सब बातें पूछ क्यों रही हो भाई? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि अभिनय सर का पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। हाँ हाँ। क्योंकि आप हमेशा एक एंग्री यंग मैन के रूप में आते हो और लोगों को एकदम अपना धाकड़ रूप दिखा के चले जाते हो कि मैं आपको बताता हूं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही मतलब इस टाइप का बंदा हूं कि मैं लड़ाई वड़ाई ज्यादा नहीं करता हूं। मतलब मेरी क्या है, अगर किसी से लड़ाई हुई और किसी ने 1-2 गालियां दे दी तो मैं फिर खत्म कर लेता हूं, क्योंकि मैं गाली नहीं देता हूं। मान लेते हैं कि मैं बहुत तेज चिल्ला रहा हूं किसी से लड़ाई की, एकदम गुस्से में, और सामने वाला ऐसे थप्पड़ लेते हैं, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो मजाक में बोल रहा था। तो मैं उस टाइप का आदमी हूं कि मैं खूब चिल्लाता हूं लेकिन मेरी कार का शीशा बंद होता है। आप मेरे साथ कभी गाड़ी में बैठिए, कैसे यहाँ ले आए भाई, लेकिन वो सब शीशा बंद के अंदर होता है, बाहर नहीं। ये अच्छी बात है। बचपन में आपने एक एक कपड़े के लिए तरसे हो आप, क्या लगता है आज जब मैं देखती हूँ तो हर क्लास में एक नया कपड़ा। हाँ, और जैसे आपने कहा था एक वीडियो में कि मैं इससे वो कौन सा है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। अरे मैं फेंक थोड़ी ना रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी शॉपिंग करना, कहीं भी बाहर जाना। किसी को तो देते होगे, फेंकते में क्या करते हो नहीं, कपड़ों जैसे का? वीडियो में मेरा ये है कि किसी पॉडकास्ट में मेरे कपड़े रिपीट नहीं होंगे, मैं अभिनय में इस पे कोई वीडियो बनाने आ रहा हूँ तो कपड़े रिपीट नहीं होंगे, मेरा ये ध्यान रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी घर में तो मैं कई बार जब ऐप के ऊपर क्लासेस ले रहा होता हूँ तो एक एक कपड़ा 2-2 3-3 दिन तक भी पहन लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पहनूंगा।
ओके। ये है। अच्छा, जो रिश्तेदार आपको आपके कपड़े के लिए मना करते थे कि मत लेके आ जाना उससे शादी में, अभी तक वो जिंदा है कि अरे स्वर्ग सिधार गए? अरे वो सब के सब हैं आज, और कमाल की बात है कि उन्होंने हमसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। क्यों? मतलब ऐसे अब उनको लगता है कि वही वाली बात है ना, चलन वो से। हाँ मतलब वो ये है कि हम अपनी आज भी मुझे एक बात याद आती है कि मैं अपनी सिस्टर की शादी का कार्ड देने आया, उस टाइम हम लोग नए नए शिफ्ट हो ही रहे थे शहर की तरफ गांव से, तो दे ऑफर्ड मी रियल जूस, नहीं आता था एक हाँ। वो जूस जो आता है, तो उसमें ऑरेंज भी आता है, मिक्स फ्रूट भी आता है, तो वो उन्होंने वो मुझे ऑफर की, तो मैंने बोला कि मैं फ्रूटी नहीं पीता हूँ, तो दे दिस इज नॉट फ्रूटी, दिस इज रियल जूस। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, होगा रियल जूस। उस वक्त मैं नहीं पता था डब्बे में जूस भी आ सकता है। ठीक है, 2012 के आसपास की बात है, लास्ट 12 की, और बिस्किट ऑफर कर दी, वो नहीं आती कि एक पैकेट में एक बिस्किट एक निकलती है, हाँ। अरे चोकोबार ये सब हाँ, चीजें, हाँ। तो और 10 रुपए की बिस्किट है, और मैंने धीरे से बोला भी, मैंने कहा हाँ इसीलिए नहीं खा रहा हूँ कि फिर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा ना बाद में। तो हमारे रिश्तेदार उस तरीके के थे कि मतलब कोई आगे ना निकल जाए, उनसे तो एकदम आगे ना निकल जाए, तो ये सोच दिखाता है। तो आज उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो? हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इसीलिए अब मतलब नहीं रखते। बहुत रिश्तेदार नहीं है मैडम, घर के भाई बंधु हैं। अच्छा। जैसे आपका इतना है ना, जो आपके आसपास के लोग मैं देखता हूँ, आप बताते हैं मेरा भतीजा, मतलब उतने करीब के लोग हैं। ओके। हाँ तो ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट लाइफ का जो सही में दिल में टीस छोड़ गया? कोई ऑकवर्ड मोमेंट लाइफ का, ऐसे कई सारे मोमेंट हैं। जैसे 2004 की बात है, एक मेरी मम्मी का कोई खुद का भाई नहीं है लेकिन चचेरे भाई की शादी में हम लोग गए थे। तो उस टाइम बड़ा ये ट्रेंड चलता भी था कि पापा लोग अपनी पैंट घिस जाती थी तो उसमें से कपड़े बनवा देते थे, तो और वो भी बड़े बनवाते थे कि बड़ा हो रहा है, मतलब पुराने कपड़े में से भी कपड़े बनवाना और वो भी बड़े बनवा देना। तो आदमी वैसे ही गली पासा लगता है, बच्चे छोटे कितने होते हैं, गांव के बच्चे वैसे ही कुपोषण का शिकार होते हैं हमसे कि भाई पतले पतले से। तो वहां पे भी पहुंचे तो एक तो कपड़े को लेकर के इतना एम्बेरसमेंट पहले से ही था, और फिर ऊपर से उन्होंने कह दिया हम क्या है भाग के, वो एक मार्शल उस टाइम कार चला करती थी, उसमें भाग के बैठ गए कि दूल्हा जिसमें बैठेगा, तो वहां से फिर हमें उतार दिया, नहीं आप बस से जाओगे। तो हम फिर नहीं गए थे शादी में। हमारा भाई फिर भी गया था, पिताजी भी गए थे, बट हम नहीं गए थे। हमने इस बात को दिल पे ले लिया था कि यार हमें ऐसे कार से उतार दिया। ऐसा तो हमारे साथ बहुत बार हुआ तो है उससे बहुत बड़े बड़े कार में बैठ चुके। हाँ, क्योंकि हम कभी भी किसी रिश्तेदार की शादी में गए तो लोग हमें जनरली छोड़ ही जाते थे, हम अपना रिक्शे से पहुंच रहे हैं, जैसे बुआ के घर रुके हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो ये सब चीजें तो देखी हैं लाइफ में। तो क्या लगता है ये सब चीजें देखने के कारण ही एक दिल में था कि बस ऐसी बड़ी गाड़ी मुझे खरीदनी है और इससे बड़ी गाड़ी नहीं, मैं 2-3 साल का था तो मेरी माँ कहती थी कि मेरा बेटा भी अधिकारी बनेगा। तो जिन रिश्तेदारों की आप बात कर रही हैं वो मेरे भाई हैं, और 92 बैच में वो सेलेक्ट हो गए थे सिविल सर्विसेज में, तो उनके मामा जी भी वहाँ थे, तो उन्होंने कह दिया था नहीं तो अब तो एक बन गया कोई, अब कोई नहीं बन पाएगा, अब तो बड़ा मुश्किल है, मतलब इस तरीके से। तो हमारी माँ को भी ये उम्मीद थी कि नहीं बेटा मेरा अच्छा करेगा, और आज मेरी माँ बहुत खुश होती है कि जो चीज़ें उनके पिताजी पति पूरा नहीं कर पाए वो सब मैंने ख्वाब पूरे किए। एक एवरेज जो स्टूडेंट होता है, जैसे जिसको कहते हैं बहुत अच्छा नहीं है पढ़ने में, क्या लगता है कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए उसे ताकि वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सके? देखिए मैम, एसएससी कोई बहुत बड़ा एग्जाम सच में नहीं। आईआईटी जेईई आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उसके लिए आईक्यू लेवल ज़्यादा चाहिए, यूपीएससी के लिए कह सकते हो आप आईक्यू लेवल ज़्यादा चाहिए। और आज से 15 साल पहले आप देखेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट होता था, तब आपको एडमिशन मिलेगा, तब आप आईआईटी की तैयारी करोगे। अब आज के दौर में क्या हो गया कि जैसे हर चीज़ का स्टैंडर्ड गिरा है, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी स्टैंडर्ड गिर गया। इनको चाहिए कि नहीं नहीं जितना भी बच्चा आ जाए सबको पढ़ाएंगे, भले ही पंपलेट पे लिख देंगे लिमिटेड सीट है, लिमिटेड ऑफर खत्म होने के बाद भी चलता रहेगा 36 घंटे, लेकिन वो एक इम्पल्सिव बाइंग, इमोशनल अरेस्ट कर लिया बच्चों को कोचिंग वालों ने। सच मायने तो ये नीट में उतने सीट्स नहीं हैं जितने पूरे भारतवर्ष में, जिसके मुझे लगता है कि 100 गुना बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो फेल होते हैं तो वो यहाँ तक कि सुसाइड करते हैं, जबकि उनको समझ में आना चाहिए कि भाई सीट्स ही इतने कम है, तुम्हारा नहीं होगा। तो ये कोचिंग वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप हर किसी बच्चे को अलाउ कर रहे हैं कोचिंग के लिए, वो अपना वक्त झोंक रहा है, पैसा झोंक रहा है। कोई भी टीचर आज इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा कि बच्चे को, हमारे बच्चे तो बड़े बड़े हैं, ये तो ढीठ हो गए हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, बट जो बच्चा आईआईटी में आ रहा है, सही बात है। तो ये फीलिंग मेरे को भी एक बार आई थी, आज से 1-1.5 साल पहले। क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तो मुझे कई सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी खुश हुए।
फिर 2-3 बच्चों का आया, सर मेरा तो हुआ नहीं, 1 नंबर से रह गया और मेरा तो सुसाइड करने का मन कर रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी अटेम्प्ट था। तो फिर से वो दुख छा गया। तो मैंने देखा यार कि बच्चे आजकल ऐसे होते जा रहे हैं कि वो हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि उनको हार स्वीकार करने लायक भी बनाएं कि बेटा आपने एफर्ट किया। क्योंकि बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, हार नहीं स्वीकार कर पाते, तुरंत गुस्सा करने लगते हैं, धैर्य नहीं है। तो हमें कोचिंग के साथ साथ ये सब कुछ सिखाना। मैं उसके बाद मैंने लगातार अपनी क्लास में ऐसा था कि मैं 2 मिनट उनको गहरी सांसें लेने के लिए बोलता था। आज बच्चे ना योगा कर रहे हैं ना मेडिटेशन, उनको बस बता दिया गया सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। तो हम सब शिक्षकों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों को इतना मजबूत भी बनाना है, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी, और हर किसी में नहीं होता। माँ बाप भी अपने 5 बच्चों में 5 को कामयाब नहीं बना पाते। सही बात है। आप ट्रेडिंग करेंगे वहां भी 1% लोग ही हैं जो सक्सेस हैं। आप IAS की तैयारी करेंगे वहां भी। तो हमें क्या करना है कि जो बच्चे सफल नहीं होंगे उनको इतना मजबूत बनाना है, या ये सोच उनको देनी है कि बेटा आप यहां नहीं हो पाए सफल, लेकिन आप कहीं और होगे। सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया ऊपर वाले ने। जैसे हमारे केस में ही बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है, नहीं हो पाता, लेकिन फिर वो रेलवे में हो जाता है, DMRC का एग्जाम आया वहां हो गया, EPFO का एग्जाम आया वहां हो गया। क्योंकि मैं भी हमेशा समझाती हूँ कि जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, जी बस जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन जब मैंने 1-2 रील देखा जिसमें एक लड़की बस बैठी और बैठ के नीचे स्लिप कर गई, कूद गई, मतलब इंटेंशनली स्लिप की है, और ये थी नीट की लड़की, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बच्चों को एक हवा भर दिया जाता है कि तुम्हारा होगा ही। ये जो मोटिवेशनल टॉक्स है, क्या लगता है ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है युवा पीढ़ी का, कि ये और बच्चों को एक हवा भर के उनको बस छोड़ दे रहा है? बिल्कुल छोड़ दे रहा है, क्योंकि 30 सेकंड की रील के बाद जब दिखाया जाता है कि एक कोचिंग का बड़ा टीचर किसी बच्चे को फ़ोन गिफ्ट दे रहा है, लैपटॉप गिफ्ट दे रहा है, और वो अट्रैक्ट करना, एक गरीब बच्चे को दिखा कर के हजारों गरीब बच्चों को लूटने की प्लानिंग करना का ही नाम कोचिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, वो एक सिलेक्शन को इतना दिखा दिया जाएगा, इतना दिखा दिया जाएगा, माँ बाप को भी लगने लगता है, और ऐसे दिखाया जाएगा एक गरीब बच्चा था, मोबाइल बेचता था या रेडी लगाता था, जिसमें बहुत सारी कहानी में कितना सच है नहीं है। माँ बाप फिर अपने बच्चे को कहने लगते हैं देखो तुम्हें तो हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, उस बच्चे को देखो। तो ऑनलाइन की दुनिया ने बहुत कुछ गलत पोर्ट्रे कर दिया है। तो वो बच्चा सोचता है यार फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक प्रेशर बच्चे के ऊपर भी रहता है। तो पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको देखना पड़ेगा, आप भी अगर बच्चे पे इस तरीके का प्रेशर बना देंगे कि वो ये कह ही नहीं पा रहा, उसको माँ बाप से भी ये कहने में डर लग रहा है कि मैं फेल हूँ। हम तो जब पेपर दे के आते थे तब पिताजी को पता लग जाता था कि ये यहाँ पे फेल करे, तो वो डर ही नहीं रहता था। सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स से पहले ही शेयर करते रहो कि मेरी इतनी तैयारी है, मेरे से शायद नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे समय में हम लोग स्कूल से आते थे, थोड़ी देर आराम करते थे, फिर अपना बक्सा लेके बैठते थे और रात तक पढ़ते थे, फिर उसके बाद खाना खाया, सो गए। शाम को थोड़ा 1-8 घंटा खेल लेते थे। आजकल बच्चों के पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो उनके हाथ में है और वो दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं। क्या लगता है इनके नाकामयाबी का ये कारण तो नहीं है? नाकामयाबी का भी ये कारण है, और जो वो हार नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, कमजोर दिल हो जा रहा है, उसका भी ये बहुत बड़ा कारण है। जो आज बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, जैसे आप कह रही हैं, हमें स्कूल लाइफ में या हमारे माँ बाप को कभी टाइम मैनेज की जरूरत नहीं पड़ी, वो कर लेते थे आराम से, सारे काम कर लेते थे, बल्कि टाइम बच जाता था। हाँ। आज लोगों को टाइम कम पड़ जा रहा है, जबकि आज साधन इतने ज्यादा हैं। भाई पहले तो सिल बटना पे मसाला पीसना पड़ता था, आज मिक्सचर ग्राइंडर आ गया, फिर भी टाइम कम पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो साधन वक्त बचाने के लिए उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे हम मोबाइल का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। आज लोग दूध पीते हुए बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं कि यार टेंशन से फ्री रहें। तो माँ बाप अपनी टेंशन खत्म करने के लिए उस बच्चे को बेसिकली दिमाग से विकलांग बना रहे हैं। तो मोबाइल सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा नुकसान की चीज है। आज एक 8वीं 9वीं का बच्चा गेम खेल रहा है या गेम खेलते हुए लोगों को देख रहा है, गेमर्स आ गए। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ भी सरकारों की कंट्रोलिंग नहीं है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। उससे हमारे देश, अब योगी जी ने कल परसों एक बयान में कहा है कि ये बहुत गलत है कि दूध पीते हुए बच्चे को मोबाइल दे दे, बट वो देख क्या रहा है? जो वो चीजें देख रहा है, या तो उन चीजों को बैन कर दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने तो गेमर्स को प्रमोट किया
और बच्चे छोड़िए, हमारे यहाँ तो कितने सारे लोग बर्बाद हुए ये ड्रीम 11 और एमपीएल में। Yes. जब वो बर्बाद हो गए, वो कंपनी 96,000 करोड़ की हो गई, तब सरकारों को ध्यान आया, ओ अच्छा ऐसा हो गया, तब फिर उस पर बैन लगा। बस सही। जब देश का इतना पैसा चूस लिया जाता है तब फिर हम बैन लगाते हैं। तो अभी हमारी सरकारों को ये ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो हमारे खुद देश के प्रधानमंत्री इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत देश का युवा रील बना रहा है। तो ये कितनी दुखद बातें हैं, कितनी गलत बातें पहले हैं। हमारे समय में एक फोन होता था पूरे परिवार के लिए, अब सबका अपना अपना फोन है और उसमें पासवर्ड लगे हुए हैं। यानी इतनी ज्यादा प्राइवेसी है लाइफ में कि आप अपने बेटे का भी फोन खोल कर नहीं देख सकते, वो सीधा कहेगा पापा मेरा फोन है। इसके कारण क्या आजकल होता तो है? हाँ मेरा फोन है, प्राइवेट चीजें हैं। हाँ। बेटी है, बेटी से आपने थोड़ी सी तेज आवाज में बात कर ली तो वो कहेगी पापा यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस, मेरी भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है। बहुत सारे वर्ड्स, ये सब इंस्टाग्राम जनरेटेड वर्ड्स ही हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट। और एक मर्द को पूछिए कि वो अपने जीवन में बाप की सुनता है, शादी हो जाती है, वाइफ की सुनता है, औलाद बड़ी होती है उसकी सुनता है, सारी जिंदगी सुनता है, उसके बावजूद भी कभी ये नहीं कहता कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट पे भी आंच है। चार दोस्तों में बैठ के कहता है कुछ भी हो गया हमने मूछें नहीं नीचे होने दी। उस प्राणी का नाम मर्द है। और एक चीज और बात करती हूँ मैं, जैसे कि किसी को कह दो कि भाई तुम मोटे हो रहे हो, थोड़ा सा कुछ डाइटिंग वगैरह देख लो, तो एक वर्ड आ गया बॉडी शेमिंग। मतलब अगर आप किसी के लिए कंसर्न हो कि उसको बोल दो तो कहेगा आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो। तो ये लोग इतने टची हो गए हैं ना, और इसके कारण, इनके इतने टची होने के कारण इनका जब हार्ट ब्रेक होता है तो बहुत बुरी तरह से होता है, और ये बहुत ज़्यादा ही एकदम तुरंत डिप्रेशन में जाते हैं। बिल्कुल संभाल नहीं पाते अपने आप को, इनको मूव ऑन के तरीके नहीं पता है। बात क्या है ना कि इंस्टाग्राम में भी बहुत बड़े लेवल का एआई है। जैसे दिल टूटता है, आप एक दो दिल टूटने वाले गाने या रील देखते हो तो वो फिर वैसे ही आपको परोसने लगता है। कनेक्टिंग, आपको हर एक चीज लगती है ये तो मेरे लिए बनी थी रील, ये लाइन तो मेरे लिए है, और आप फिर उस लड़की से वो कनेक्ट करते हो उस चीज को, तो आप निकल ही नहीं पाओगे कभी उस चीज से। कैसे बाहर निकलोगे? आप तो देखिए वही चीजें रहे हो। हमारे लिए ब्रेकअप के बाद मूव ऑन इतना आसान था कि कुछ नहीं करना है, छुट्टी लेके 15 दिन के लिए घर चले जाओ। घर वालों के सामने आप उदास नहीं रह सकते, पूछ तू टेंशन में कैसे, क्या बात है भाई, पड़ जाएगा, अच्छा पता करने की कोशिश करते, मोबाइल छीन के देख लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी। हमारे तो खूब मोबाइल चेक हुए। कब तक चेक हुए? मतलब 2012-13 तक अगर हमारी बहन ने हमें ये कह दिया कि मोबाइल ला, तो क्या मजाल कि हम मोबाइल ना दें। 2012-13 तक की बात बता रहा हूं मैं। तब तक तो ये होता था कि जब तक आपकी शादी नहीं होगी तो घर वाले आपका मोबाइल चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बीच में कोई एक सिविल सर्विसेज का लड़का ने कह दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत हेल्प किया है। उसके बाद से ये लोगों में ट्रेंड चल गया कि भाई अफेयर के साथ साथ पढ़ाई आसान है। बिल्कुल आसान नहीं है, ये एकदम झूठ बात है। देखिए कुछ चीजों को आप बेंचमार्क नहीं मान सकते कि एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड ने मदद की, अब ये बेंचमार्क हो गया सबकी करते हैं, ऐसा नहीं। ये 100 में हजारों में एक केस हो सकता है। आप 12th फेल मूवी आई कि भाई शर्मा जी 12th फेल हुए, उसके बाद आईपीएस बन गए। आप इन, या सचिन तेंदुलकर साहब 10th फेल थे, विराट कोहली जी 10th फेल थे और क्रिकेटर बन गए। आप इन चीजों को बेंचमार्क नहीं बना सकते हैं, ये अपवाद हैं। अपवादों को आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य नहीं बना सकते, सेट नहीं कर सकते। ये तो हिस्ट्री पैदा करती है। कुछ एक चीजें तो ऐसी होंगी समाज में, इंग्लिश में भी है बात, तो लोग इनको अपवाद मान लेते हैं कि एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल्स। जी। तो ये एक दो ऐसे चीजें हो जाती है लाइफ में, दिख जाता है कि कोई 10वीं फेल था या 12वीं फेल था, वो कलेक्टर बन गया, और जरूरी नहीं है कि हर कोई बन जाएगा। उस टाइम तक साथ दिया। अब मैरी कॉम का ही देख लीजिए कि 2014 तक वो कह रही थी कि उनके पति ने बहुत साथ दिया, आज वो कह रही है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी उन आईएएस सब का भी वेट करिए आगे क्या आएगा। जो मैरी कॉम का एपिसोड है, इसमें मर्द समाज में बहुत व्याकुलता है, ऐसा क्यों? नहीं, व्याकुलता नहीं। देखिए मर्द को क्या है ना कि कुछ समझा नहीं जा रहा है। महिला जहां रोटी बनाने को बड़ी बात समझ ले रही है, उसको ये समझना पड़ेगा कि रोटी बनाने से पहले कमानी पड़ती, आसान नहीं होता जीवन। हम लोग भी 2 पैसे अगर आज कमाते हैं तो 100 जगह अपना आत्मसम्मान गिरवी रखना, इतना आसान नहीं होता है कुछ भी करना, हमें भी रखना पड़ता है। हम वही जिस सेल्फ रेस्पेक्ट को कहा जाता है, वो सेल्फ रेस्पेक्ट हम लोग कितनी बार दबा लेते हैं, हमें तो पता ही अब चली। वर्क प्लेस में दबाना पड़ जाता है, दबाना पड़ जाता है, सही बात है। वो इतना आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मर्द समाज व्याकुल है, बट मर्द समाज के लिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है कि ये कुछ नहीं कर सकता, घर पे पड़े होकर रोटियां तोड़ रहा था मेरे पैसे की, तो इससे मर्द समाज थोड़ा सा परेशान हो गया। कुछ ऐसे फेमिनिस्ट्स भी हैं इंस्टाग्राम में जो कह रही है कि एक महिला ने मर्द को कह दिया तो इतना बुरा लग गया पूरे मर्द समाज को। ये हर महिला जो हाउसवाइफ है, ये कभी ना कभी अपने लाइफ में तो सुनती है, तुम करती क्या, घर में पड़ी रहती हो, रोटियां तोड़ती हो।
तो हम लोग तो इतना नहीं उछल कूद मचा देते हैं जितना पूरा मर्द समाज नहीं, मेरी हो कौम के सकता है खिलाफ कि- लामबंद हो गया है। हो सकता है कि उसने घर पे कुछ बातें कह दी थी तो घर पे ये भी कह दी थी, चलता। लेकिन आप एक सोशल मीडिया में जहां लाखों लोग देखेंगे, आपके बच्चे भी बड़े होके कल को देखेंगे, वो चीजें हटेंगी नहीं कभी, उस प्लेटफॉर्म पे कहना लोग गलत समझ रहे हैं। ओके। और ऐसा आज नहीं है कि पुरुष सिर्फ यही कह रहे हैं कि तुम घर पे रोटियां तोड़ती रहती हो। देखिए, शादी जो एक व्यवस्था है उसमें दोनों डिसाइड कर कि आई विल बी द मनी प्रोवाइडर, मैं पैसा प्रोवाइड करूंगा, यू विल बी द फूड प्रोवाइडर, कि आप बना रही हैं खाना, वो दोनों एक डिसाइड करते हैं, दोनों का अपना एक डिसीजन होता है। और जो वक्त रहते बदलता भी है, ऐसा नहीं है कि बदलता नहीं है। हो सकता है 4 साल बाद महिला को लगता है कि यार उसको भी, तो मुझे लगता है कि ये दोनों का फैसला होता है। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ का जो एक रिश्ता है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये चीजें कभी पवित्र रही होंगी। हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल, तो इन चीजों को हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप 13 साल बाद ये कह रही हैं, ठीक है, आपके संबंध अच्छे नहीं है, जिंदगी का रास्ता अलग अलग बदल लीजिए। अच्छा, कमिंग बैक टू एग्जाम्स, मुझे एक बात बताओ, ये जो करप्शन है, क्या लग रहा है कि ये जो करप्शन है, ये इससे हम लोग लड़ पाएंगे? ये गलती से हो रही है कि जानबूझ के हो रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं, जानबूझ के हो रहा है। सरकारों को कमाने के जरिया बनाने हैं। जो लोग सरकारों के अंदर हैं, साथ हैं, जिनका गुट है, उन सबको पैसा बनाना है, तो ये इसलिए हो रहा है। और करप्शन सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही नहीं है। अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में सीएजी की रिपोर्ट कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एमपी में गोबर से कैंसर का इलाज ढूंढा जा रहा था, वहां पे 10 करोड़ का घोटाला हुआ है। और अभी ये सरकारें 12-13 साल से हैं। जब ये सरकारें बदलेंगी तो आगे आने वाली सरकार बताएगी कि कितने घोटाले हुए थे जो अभी नहीं दिख रहे। तो करप्शन हर जगह ही है। एक बहुत अच्छा 2 लाइन है कि करप्शन और प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस बाबू बदल जाते हैं। अरे ये आप, मुझे लगता है कि कौन सी ऐसी किताबें पढ़ रही हैं जिनमें ये 2 लाइनें लिखी हैं। कमबख्त, हमें भी दीजिए ऐसा एक आध पर्चा फाड़कर। अच्छा, क्या सलाह देते हो बच्चों को आगे के लिए कि क्या वो कभी प्रोटेस्ट में जाए या ना जाए? मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट आज के दौर में करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप जा रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर परमिशन है, तभी हम प्रोटेस्ट करें। हर चीज का आज के दौर में, क्योंकि सरकारें प्रोटेस्ट को दमन करने के लिए बैठी हैं, कभी भी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत यह है कि कभी भी विपक्षी पार्टियों को मंच या प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी ना दें। विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहती कि सरकार आपकी बात माने, क्योंकि सरकार ने अगर आपकी बात मान ली तो वो कैसे दिखा पाएंगी कि सरकार खराब काम कर रही है। उनकी कोशिश हमेशा यही होती है कि प्रोटेस्ट खत्म हो, पुलिस लाठियां चलाए ताकि वो ये दिखा पाए, देखिए सरकार में प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता। वरना प्रोटेस्ट होने चाहिए। आज हम कह देते हैं, लोगों को पूछो कि यार एक ही पार्टी को आप वोट दिए जा रहे हो, और ये विकल्प नहीं है। विकल्प बनते कैसे? आंदोलनों से नेता बने। कल्याण सिंह को ले लीजिए, मुलायम सिंह को ले लीजिए, नीतीश बाबू को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सब आंदोलनों से निकले। और आज अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि आंदोलन नहीं होने चाहिए। अगर गलत हो रहा है, हमारे देश की मीडिया आवाज नहीं उठा रही है, तो आंदोलन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। प्रोटेस्ट के बाद जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ और बच्चे अरेस्ट हुए, तो मैंने देखा कि बहुत गुस्से में तुम आए और उसके बाद सीधा एक बहुत ही गंदा एक पर्सनल इल्जाम लगाया गया कि अभिनय शर्मा सॉल्वर है। इसके बारे में आज इस मंच से पूरा डिटेल बताओ कि क्या है। वो एकदम गलत बात थी, और उन्होंने खुद अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला है कि वो बस गुस्से में निकल गया। बट मेरा ऐसा मानना है कि गुस्से में भी आपके शब्द ऐसे ही रहें कि आप नजरें मिला सकें, कुछ ऐसा ना कह दें कि जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे इस चीज को रिवर्स करने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितने सारे लोगों को अभी तक यही चीज होगी। जबकि मैं विसल विलोअर था, उनकी सिर्फ इंग्लिश कमजोर होने की वजह से उन्होंने कह दिया कि मैं सॉल्वर था। मैं विसल विलोअर था, मैंने उस स्कैम को खोला। मैंने वो सबको दिखाया था कि भाई इसमें देखो अभिनय शर्मा का नाम एक्यूज्ड में नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अभिनय शर्मा डिड नॉट सॉल्व। he has helped the
सीबीआई, जी जी, मतलब हेल्पर के रूप में हो जो सीबीआई को इस केस को क्रैक करने में हेल्प किया था। पूरी हेल्प हुई है, वरना रिमोट एक्सेस का पता लगा पता पाना ही नहीं चल मुश्किल पाता था। जी, क्योंकि अभी भी रिमोट एक्सेस के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है आज के समय में भी, जबकि उस समय तो हमारे पास इतना, हम लोग टेक savvy भी नहीं थे, इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था। बिल्कुल तो बिल्कुल, रिमोट एक्सेस तो जो तुमने हेल्प किया था उसके कारण वरना रिमोट उससे पहले एक्सेस पता ही नहीं था, लोगों को ये नहीं मालूम था कि रिमोट एक्सेस क्या होता होता भी क्या है। है। बट ठीक है, उन्होंने कह दिया, मैं ज्यादा दिल पे नहीं लेता, बाकी ऊपर वाला देख रहा है, सबका हिसाब किताब करता है। हम अच्छा, ये जो टीसीएस ने अभी एसएससी मेंस लिया है, तो क्या लग रहा है एडिक्विटी से वापस टीसीएस में हम लोग जा रहे हैं क्या? क्या मैंने हो रहा है? कल भी पूरी कोशिश की है जानने की, बट एकदम पता नहीं चल पाया एग्जैक्ट न्यूज क्या है। यही पता चला कि हाँ, मेंस का एग्जाम टीसीएस ने कराया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 6 महीने का इसका प्रोविजन पीरियड था, तो मुझे लगता है वो पूरा हो गया, तो शायद इन्होंने वापस छीन लिया है टेंडर, क्योंकि टेंडर प्रोसेस की एक पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है कि गलत तरीके से गलत कंपनी को टेंडर दिया गया है। तो ये हो सकता है कि इनको खुद पता हो कि इसमें कुछ ना कुछ झोल है, इससे अच्छा पहले इस कंपनी को हटा लो। लेकिन उसमें तो जो केस फाइल किया था उसके खिलाफ ही ऑर्डर हो गया, कोर्ट ने कहा इसकी जांच की जाए कि ये इसको क्या इंटरेस्ट है। ऑर्डर हुआ नहीं, बस उसमें बोला कोर्ट ने ऐसा, कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर्स की भी मैं जांच करवाऊंगा कि कौन है इसके पीछे, ये उन्होंने बोला, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एडवोकेट ने बोला कि ठीक है, वो आपका राइट है और आप करवा सकते हैं, बट हम जो रिलीफ चाहते हैं, जो बताने आए हैं, हमारी तीन वो बात ऐसा सुन कुछ लीजिए। रिफॉर्म्स बताओ जो एसएससी को लाना चाहिए अगर स्मूथ बहाली हो बच्चों की, उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है एक तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप आज हर चीज छुपा ले रहे हो, आप डेट ऑफ बर्थ छुपा ले रहे हो, आप रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बता रहे हो। क्यों नहीं बता रहे हो? आप अगर ये सब चीजें बताओगे तो लोग आपको खुद बता देंगे कि आप ये कमियां कर रहे हो। और दूसरी चीज ये कि एसएससी को रिमोट एक्सेस और इन सब चीजों पे अगर कंट्रोल करना है तो एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। आज एसएससी के पास ये सारी फैसिलिटी है कि वो चेक कर सकते हैं किस बच्चे का रिमोट एक्सेस हुआ है, वो ये तक चेक कर सकते हैं किस बच्चे ने कितने कम कम सेकंड में टिक 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 आंसर लगाए, सब कुछ है उनके पास। बट उतनी बड़ी टीम नहीं है। वो कहते जरूर है कि हमने सबका चेक करवाया, बट सबका चेक नहीं हो रहा है। तो ऑनलाइन का मतलब ही है कि पूरा एग्जाम कभी कैंसिल नहीं होगा, बट जो लोग गलत हैं उनको तो आप हटाइए सिस्टम से। वेटिंग लिस्ट के लिए उन्होंने बता ही दिया है कि क्या कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी चीज है जिसको हम लोग कई सालों से चिल्ला रहे थे, वेटिंग लिस्ट वेटिंग लिस्ट। और ये जो तरीका उन्होंने कहा है कि हम एक बार फिल कराएंगे, 2 बार फिल कराएंगे, इसकी भी और भी शिक्षक मेरे साथ गए थे, डायरेक्ट चेयरमैन साहब से बात हुई थी और हमने ये वाला सजेशन दिया था कि जैसे AIEEE में पहले पोस्ट प्रेफरेंस ली जाती थी तो सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग होती थी, आप वो कॉन्सेप्ट लेके आइए। तो चेयरमैन साहब ने उस चीज को माना है और अप्लाई कर रहे हैं। बच्चों का एक क्वेश्चन है कि एसएससी चेयरमैन के भैंस को भोपाल लेकर कब जा रहे हो? अरे ये भैंस को भोपाल लेकर जाने का मतलब बड़ा वैसा डायलॉग होता है ना, गांव में क्या होता था कि किसी को परेशान करना था तो किसी का कुछ सामान लेके भाग गए, दूर रख दिया। तो ये वैसे होता है कि परेशान करने के लिए कहते थे कि तुम्हारी भैंस को भोपाल लेकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी भैंस को भोपाल लेकर जाना ही जाना है। कौन इतना टेंशन लेगा कि उनके घर जाके उनकी भैंस खोलेगा और फिर ट्रेन में चढ़ाएगा, फ्लाइट में लेके जाएगा भैंस को। तो बच्चों, एसएससी चेयरमैन के पास भैंस नहीं है। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं अभिनय। ग्रुप स्टडी या सोलो स्टडी? सोलो स्टडी, क्योंकि ग्रुप में आजकल इतनी बुलशिट हो गई है, इंस्टाग्राम और अब तो ऊपर से AI आ गया है, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वीडियो सच में है कौन सा नहीं है। मैंने तो स्टार्टिंग में जब चेयरमैन साहब का AI बनना चालू होता तो 1-2 वीडियो को सच समझ लिया था कि ये वही डांट रहे हैं। तो बच्चों को सोलो स्टडी करेंगे तो बातें कम होंगी। अच्छा, अर्ली बर्ड होना चाहिए कि नाइट आउल, मतलब रात में देर तक पढ़ना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए? ये बहुत बड़ा मिथ है। जो लोग रात में पढ़ रहे हैं वो इसका नुकसान नहीं समझ रहे। आगे आने वाले वक्त में आप थायराइड से परेशान रहेंगे, आप विटामिन D विटामिन B की डिफिशियंसी से परेशान रहेंगे। मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आप जल्दी जग के और जल्दी सोना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाएगी, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके। आप भी जल्दी नहीं सोती हैं क्योंकि आप 8 बजे कॉफी ले लेती हैं। मैंने आपको कहा कि 2 बजे के बाद कॉफी चाय मत लीजिए, आपको खुद नींद आ जाएगी। Okay. जो भी ये लोग कहते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती, मैं बता देता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि आप चॉकलेट खा लेते हैं 6-7 बजे, आप उस वक्त चाय पी लेते हैं, तो नहीं आएगी नींद। आप ये सब छोड़ के देखिए, आप 2 बजे के बाद सिर्फ खाना खाइए, 5-6 बजे खाना खा लीजिए, आपको अपने आप 8 बजे नींद आने लगेगी। टैलेंट, इंटेलिजेंस या हार्ड वर्क, कौन इंपॉर्टेंट है? टैलेंट, इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क। देखिए आज के दौर में तो सफल होना है, सब कुछ ही चाहिए, सब चाहिए। हाँ। और इंटेलिजेंसी बेसिकली अगर आप हैं तो टैलेंटेड आप हो ही जाएंगे, उसमें कुछ बात नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप रास्ते ढूंढ लेते हैं, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है।
तो वही टैलेंटेड हो जाता है और उस रास्ते पे जाने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कैसे स्टूडेंट्स अच्छे थे पहले के कि पोस्ट कोविड वाले? प्री कोविड स्टूडेंट नहीं, लोग भी प्री कोविड अच्छे थे। आज सब मोबाइल में उलझे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, लड़का लड़की अपने अपने मोबाइल में बैठे हैं, दोस्त अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। घर पे जाइए, मम्मी पापा अलग मोबाइल में लगे हुए हैं। मैं मोबाइल टीवी का एकदम सख्त विरोधी हूँ। मेरे सामने मेरे बच्चे मोबाइल का एम नहीं बोल सकते, वैसे वो बहुत कम देखते हैं। वो टीवी पे आधा घंटे कार्टून देखते हैं, बट मेरे सामने वो बोल भी नहीं सकते, इतना डर है। बाकी और किसी चीज़ के लिए डर नहीं है, क्योंकि मुझे मोबाइल टीवी ये सब एकदम पसंद नहीं है। कंफर्ट जोन की रिस्क क्या लगता है सही हमारे लाइफ में? कंफर्ट जोन की रिस्क, सबसे बड़ी कंफर्ट जोन की रिस्क है। 1-2 साल नौकरी नहीं लगती तो बेरोजगारी का भी अपना कंफर्ट है। आप इससे बाहर नहीं निकलना चाहते, आपको लगता है यार ठीक है जब मर्जी जग जाओ। क्योंकि कंफर्ट जोन बेसिकली एक इतनी खराब आदत है जो आपको हमेशा नीचे लेके जाएगी, जो कि आज हम लोग आ भी गए। तो जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ और बहुत कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ, मेरी टालने की आदत है, तो मैंने यही आपको बताया कि आप ठीक टाइम पे सो के सुबह जल्दी जग के 1 घंटे योगा मेडिटेशन करिए, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। मतलब बहुत गंदी हैबिट है लाइफ में, रिस्क लेना चाहिए। हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में तो आप कुछ नहीं, दाल रोटी भी चला लें आज के दौर में तो बहुत मुश्किल काम है। ड्रीम जॉब की हाई सैलरी गवर्नमेंट जॉब, क्या करना चाहिए? ड्रीम जॉब की हाई सैलरी, मतलब ड्रीम जॉब करें कि हाई सैलरी गवर्नमेंट जॉब लेके बैठ जाए आराम से, क्या करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट जॉब में फिर इतना नहीं सोचना है। अब आपका मान लेते हैं ऐसा है कि यार मेरे को विदेश ज़्यादा रहना है, तो चलिए ठीक है, एक एमई हो गई। बाकी जॉब्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही। हमारे टाइम पे तो AA होती थी, वो अभी पोस्ट हटा दी। अच्छी जॉब होती थी वो, ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर उसमें बनता था। मेरा लास्ट सिलेक्शन AA में ही हुआ था। क्या लगता है सही क्या है, सक्सेस मिलना कि शांति, दोनों में क्या चुनोगे अगर आज चुनने का मौका मिले तो? नहीं, सक्सेस को अगर ठीक तरीके से फांका जाए तो शांति तो है। जब आप सक्सेस के ठीक मायने नहीं समझ पाते हो, आपको ऐसा लगने लगता है और काम और पैसा, और काम और पैसा, जब आप उसी चीज़ के पीछे भागने लगते हो तो शांति छिन जाती है। और जब बहुत पैसा कमाने की बात आती है तब फिर ज़िंदगी उलझती है, और जब उलझती है तो उलझते जीवन में सुकून खो जाता है। मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं ये मानता हूँ कि सही रास्तों पे चलते हुए, नैतिक मूल्यों पे चलते हुए जितना सफल हुआ जा सकता था इस फील्ड में, मैं उतना हुआ हूँ। सफलता का मतलब है कि आपके अंदर की बेचैनी खत्म हो गई है, तो आप सफल हैं। मगर आपके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई, अभी आपने सोचा मैं दिल्ली के बच्चों को लूट रहा था, इलाहाबाद के बच्चों को लूट रहा था, अब आपका मन नहीं भरा, तो ठीक है मैं अब हरियाणा के बच्चों को लूट अब पटना या बिहार के बच्चों को लूटने चलता हूँ, तो फिर आप सफल नहीं हैं। ओके, अगर आपकी बेचैनी खत्म नहीं हुई है तो। पर्सनल लाइफ में क्या लगता है सही क्या है, लव मैरिज की अरेंज मैरिज? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस टाइम का फेर है। हो सकता है कि वो, नहीं आपने सुना था कि एक 15 साल बाद एज है एक बच्चे की, एक की 18 साल एज है, एक पिता को संपत्ति डिवाइड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक सवाल होता है, फिर दोनों को सेम टाइम पे जाके समान धन मिले। तो वो 15 और 18 साल वाले में 3 साल का गैप है, लेकिन धन समान मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आउटपुट सबके सेम है। हो सकता है कि 1 साल बाद सेम स्टार्ट हो सकता है 2 साल बाद सेम स्टार्ट हो। क्योंकि एक बहुत अच्छा रील लिखा था मैंने कि अरेंज मैरिज क्या है तो माँ बाप ले जाके कुएं में ढकेल रहे हैं, और लव मैरिज क्या है तो दोनों खुद खुशी खुशी जाके कुएं में कूद रहे हैं। देखिए, आज अगर जेन जी जनरेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि अरेंज लव मैरिज में आदमी अपनी महिला मित्र से शादी कर रहा है, और अरेंज मैरिज में दूसरे की महिला मित्र से शादी कर रहा है। क्योंकि आज के दौर में ऐसा नहीं है कि कोई किसी ना किसी का महिला मित्र या पुरुष मित्र नहीं है, तो बहुत कुछ अंतर नहीं है। शादी लेकिन सही वक्त पे कर लेनी चाहिए, 22-23 साल 24 साल में। आजकल लोग शादी से बच रहे हैं। मैं अभी एक सेमिनार में गया तो वहाँ लड़की कहने लगी कि लड़के आजकल खरे नहीं उतर पाते, लड़कियों के जो पैरामीटर्स हैं तो उस पर खरे नहीं उतर पाते, इसलिए वो शादी नहीं करेंगे। आजकल लोग शादी से बहुत बच रहे हैं। मतलब जेन जी जनरेशन तो ये कह ही रही कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें शादी नहीं करनी है, वो इंडिपेंडेंट रहना। जबकि एक बुक है, मैं उसकी 1-2 लाइनें पढ़ रहा था, द सबटाइटल ऑफ कुछ ऐसे ही नाम है किताब का। उसमें लिखा हुआ था कि एक बंदा है ऑथर, वो सारे देश घूमता है, अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता है, उसको लास्ट में पता चलता है कि आज़ादी बहुत खोखली है। ये जीवन अच्छी बात नहीं है कि जो मन कर रहा है वही करना, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के बीच में से किसी एक को चुन लेना असली आज़ादी है।
चाहे किसी काम के प्रति आप समर्पित हो रहे हैं, किसी विचार के प्रति आप समर्पित हो रहे हैं, किसी इंसान के प्रति आप समर्पित हो रहे हैं, ये असली आज़ादी है। जहाँ आपको लगता है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। ऐसे मैं तमाम लोगों को जानता हूँ जो एक टाइम पे कहा करते थे हमें शादी नहीं करनी, हमें तो अकेले ज़िंदगी जीनी है। आज हमारे साथ के लड़के थे 2-2 3-3 साल बड़े, 40 साल के हो गए, कमरे पे जाओ ऐसे गाने सुन रहे होते हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो कोई मतलब उस बात का है नहीं बेसिकली। तो एक पार्टनर तो चाहिए और एक जीवन जैसे साथी मैंने चाहिए। एक रील में कह दिया था कि अगर लड़कियां शादी करना चाहती हैं तो शादी करो और 30 तक माँ बन जाओ। जी। तो उसमें भी बहुत मेरी ट्रोलिंग हुई, बहुत सारे फेमिनिस्ट आके बहुत कुछ उन्होंने बोला, जबकि उनको मैं बता दूं मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ। 32 इयर्स के बाद माँ बनना रिस्की होता है, महिला के लिए भी बच्चे के लिए भी। नहीं तो वो आपकी ट्रोलिंग किस बात के लिए कर रहे हैं, उनका क्या कि कहना है? उनका कहना है कि ये बहुत दकियानुसी बातें कर रही है, मतलब ये शादी लड़कियों जल्दी के करो। पर काटना पर चाह रहे हैं। काटना। मेरा कहना है कि शादी करना है तो टाइम से कर लो, क्योंकि आप बायोलॉजिकली भी 32 साल के उसके बाद बाद क्या है ना कि आप दोनों की अपनी एक विचारधारा बन चुकी होती है। जब आपकी एज बढ़ती है 28-29 साल में, फिर उस दोनों की विचारधारा को किसी एक धारा में लेके जा पाना मुश्किल होता है। जब आप 21, 22, 23 साल की हो तो आप कच्चे घड़े की तरह हो, दोनों एक ही दिशा में सोचना शुरू करोगे। अगर आप उस वक्त उस बंधन में बनते हो तो उस वक्त आपने काफी दुनिया देख चुकी होती है, आपके दिमाग में कंपैरिजन आ चुका होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। तो इसलिए कहा जाता है कि पुरानी शादियां शायद इसलिए बहुत लंबी टिक जाती थी कि सही वक्त पे शादी हो दोनों जाती साथ थी, साथ बड़े होते थे। दोनों साथ साथ बड़े होते थे। तो वहां पे जो प्रेम पनपता है वो भी एक अलग होता है। और दूसरी चीज, बच्चे होने के साथ क्या होता है कि जब आप एक दूसरे का झगड़ा होता है तो आप बच्चों की जब सूरत देखते हैं तो फिर अपने मन को समझा लेते हैं, और वो अलगाव जैसी स्थितियां बहुत ही खराब केसेस में ही आती हैं। बट जब ऐसा होता है आप 30 की एज में शादी कर रहे हो, आपकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, आप एक साथ रहते हो, बहुत जल्दी आपका मन भर गया या जो भी एक अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं अब अलग जीवन जीना है। वो इंडिपेंडेंट वाली बात आ जाती है कि मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं अगर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये बड़ी खराब बात है, क्योंकि जब हम पेरेंट्स के साथ भी रहते थे तो ऐसे विचार बहुत बार आते थे कि पेरेंट्स किसी बात पे डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तब तो हम कभी घर छोड़ के नहीं गए। बट आज शायद हमने ये दिमाग में ऑप्शन बना लिया है कि नहीं मैं अपनी ज़िंदगी अलग बिताऊंगा। तो आज थोड़े से अलग टाइप के लोग आ रहे हैं जो समाज जैसे सिस्टम को मतलब वो नहीं मान रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं शादी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप एक दो और भी तमाम तरीके के लोग हैं जो विचार देते हैं कि आगे शायद शादियाँ ना करें लोग। बट ये ऐसा नहीं कि हो सकता है ऐसा दौर आ जाए जब शादी ना करें, वो दौर चलेगा 20-30 साल, उसके बाद फिर वो दौर आ जाएगा जब लोग शादी करेंगे। जो आज का यंग जनरेशन है, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए कोई संदेशा? आज की जो जनरेशन है मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आपके अंदर धैर्य खत्म कर दिया ब्लिंकिट जेप्टो ने, 10 मिनट में सब कुछ आपके घर आ जाता है। पहले दही भी लेने जाना पड़ता था तो हाथ पैर हिलाते थे। तो जो आज की जनरेशन है वो सिर्फ बिस्तर पे पड़े पड़े अगर पन्ना पलट रही है तो ये समझ लीजिए दिमागी रूप से बीमार हो जाना तय। तो आप सबसे गुजारिश करूंगा सही वक्त पे सोइए, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करिए। होता क्या है जब आप रात में पढ़ते हैं पेपर तो और दिन में सोते हैं, पेपर तो रात में होगा नहीं दिन में, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, दिन में स्लो रहता है। पेपर देने जाएंगे आपका दिमाग ठीक से काम ही नहीं करेगा। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत मुश्किल से कई महीनों में बदलती है। आप सोचें कि कई लोगों को आपने सुना होगा कहते हो कि पेपर की रात नींद नहीं आई इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कैसे आती? क्योंकि आपने तो आदत ही नहीं डाल रखी है रात में सोने की। तो आप सही वक्त पे सोएंगे, मेडिटेशन योगा जरूर करिए, हाथ पैर जरूर हिलाइए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं है फिजिकली मेंटली तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। फिर आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, वो ऊर्जा मेरे अंदर नहीं है। मैं टाइम से सोता हूँ, इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैं रात को 9 बजे भी उसी उत्साह उमंग के साथ बोलता हूँ जिस उत्साह उमंग के साथ सुबह जगता हूँ। तो ये थे मेरे साथ अभिनय शर्मा सर, जो बच्चों के बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि ये दिल खोल के बच्चों का साथ देते हैं। और सरकार हो या एसएससी, हर किसी से सवाल करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि बच्चों के लिए कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगे और ज़रूर करेंगे और बच्चों का साथ देंगे। 2-4 सवाल मैं अब इनसे पूछना चाहता हूँ। ओहो जैसे आपके बड़े ये वीडियोज वायरल हैं कि भाई मेरा तो कई बार कटा है, और प्रेम वाली बातों पे आपके बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, या लोग भी ये जानना चाहेंगे
कि आपको नहीं लगता कि कट्टा सिर्फ वहाँ है जहाँ हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो। और तुम्हें एक बात बताऊं मैं अभिनय, जब भी मेरा कटा है तो मैं भगवान से नहीं लड़ पाई हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है? भगवान ने मुझे शुरुआत में इशारा कर दिया था। मतलब मुझे लगता है कि अगर भगवान ऊपर बैठा होगा ना तो कहेगा ये इतनी मूर्ख प्राणी है कि इसको मैंने इशारा किया और इसको मैंने सबूत दे दिया, लेकिन ये सबूत दे के भी अनदेखा कर दी। कई बार मतलब प्रेम में कटने के बाद जब वो स्लाइड आंखों के सामने चलता है ना तो पता चलता है कि मैं तो जानबूझ के मूर्ख बनी हूं और मैं भगवान से भी नहीं कह सकती हूं वो कि एक तुमने बात है मेरे ना साथ कि ऐसा क्यों प्रेम किया। में तो पसीना भी इत्र जैसा महकता है। सही बोल रहे हो। हम वो चीज देख नहीं पाते हैं, बट मैं ये मानता हूं कि साथ चलने के दौर में ये भूल जाना कि कभी अकेले लौटना पड़े, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और मैंने हमेशा ये चीज याद रखी है। और लाइफ में जैसे आपने कहा भगवान इशारे करता है, ये सही बात है, भगवान इशारे कर देता है। और जब कहते हैं ना कि जब फासले महसूस होने लगे तो बना लेने चाहिए। तो जिस वक्त आपको वो फासले महसूस होने लगे तब आप अपना यू टर्न कट ढूंढना शुरू कर दीजिए। तो शायद लाइफ में आप ये फील नहीं कर पाएंगे कि आपका कट। अभिनय एक बात बताती हूँ मैं, आजकल की जो लड़कियां हैं ये लोग अपने राइट्स को डिमांड करती हैं। हमारे ज़माने की जो लेडीज़ थी, हम लोग बेयर मिनिमम भी नहीं मिला रिलेशन में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस रिलेशन को बना के रखने की कोशिश की, ये सिर्फ सोच के कि शायद बिजी है, शायद थक गया है, शायद आज किसी तरह का कोई टेंशन में है, जबकि अगला बंदा किसी और के साथ पूरे दिन बिता के, पूरे कम से कम 100-150 बार बात करके वो इतना थक चुका होता था कि उसके पास समय, एनर्जी, टाइम, इंटरेस्ट भी नहीं रहता था। और हम लोग बेयर मिनिमम में गुजारा करने वाले जनरेशन के हैं। तभी देखते हैं कि महसूस होता है कि आज की लड़कियां फिर तो ठीक ही करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप इस चीज को मानती हैं कि आपकी जो सफलता है, जो इंडिविजुअल सक्सेस आपने पाई, उसका आपके मूव ऑन में बहुत बड़ा हाथ है, ये मानती हैं? मतलब कैसे? मेरा मतलब है कि जैसे एक लड़की है, यही सेम आपकी जगह कोई लड़की होती है और उसके साथ इस तरीके से हो जाता, तो वो इससे कैसे उबर पाती? उसके लिए मूव ऑन करना मुश्किल होता। लेकिन आप पढ़ा रही थी, अच्छा कर रही थी लाइफ में, आपने एक और एम्पायर खड़ा किया, तो ये जो सक्सेस थी उसने ही आपको मूव ऑन करा दिया। क्योंकि मैं ये इसलिए वैलिडेशन चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि मूव ऑन आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति से कभी नहीं होगा। अगर आप बेरोजगार हो और आपको मूव ऑन चाहिए तो आपको सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से सरकारी नौकरी है और फिर आपको मूव ऑन चाहिए तो बड़ी सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी। अगर उस वक्त आपको मूव ऑन चाहिए तो आपको जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग आपको पहचाने, फेम, पैसा सब कुछ बहुत हो आपके पास। तो मैं ये जानना हमेशा मानती हूँ कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए जी, क्योंकि इंडिया में अरेंज मैरिज ही है अधिकतर, और ये एक बिल्कुल जुआ है। अगर आपके पास सही पत्ते आ गए तो लाइफ सेट है, नहीं आए तो ज़िंदगी बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद होती है। तो अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो कम से कम लात जूते खा के वो रहेगी नहीं, वो मूव ऑन कर जाएगी। और वो सबसे पहली ज़रूरत है कि आजकल जो बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है और प्रॉपर तालीम दी जा रही है ना, वो बहुत ज़रूरी थी और वो हमेशा होना चाहिए था। बात क्या है ना कि भले ही वो इंडिपेंडेंट इस तरीके से नहीं कि सिर्फ पैसा ही कमा रही है, वो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो सही गलत हस्बैंड से तर्क तो कर पा रही है। वरना हम अपनी बहनों के साथ देखते हैं कि वो बेचारी गलत को भी गलत नहीं कह पाती हैं ठीक तरीके से, कम पढ़ी लिखी हैं या फिर उनको वो सोशल एक्सपोजर नहीं मिला, तो वो जरूरी है। सही बात है। भले ही आप पैसा तो आप किसी भी एज पे कमा लेंगी अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो और रिश्ते चलाने में भी तभी है जब, देखिए किसी भी रिश्ते में अगर आप लल्लू बने रहेंगे तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, ये तो सच बात है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बस यही बातें आपसे जाननी थी, बहुत अच्छा लगता है आपसे, और ये सबके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि देखिए कहने की बात है, कोई किसी के बिना नहीं मरता साहब, सब आदत की बात है, सामने वाले की पड़ गई आपकी भी पड़ जाएगी। तो हिम्मत रखिए। कोई आपको लगता है कि छोड़ के चला गया है तो कई बार ऐसा महसूस जरूर होता है उस वक्त कि अब शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बट वो कुछ पल के लिए होता है। बाद में आप उन पलों को याद करके हंस रहे होते हो कि यार ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप उस चीज़ से निकलोगे, उस दर्द से उभरोगे तो कितनी खुशी होती है। आप इंडिपेंडेंट हो चुके होते हो, अब आपको किसी की परवाह नहीं है, अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है।
तो ये जो फीलिंग है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो फीलिंग है ना, इसका अपना अलग मजा है। तो कुछ खो के कुछ मिलता है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आप इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और बहुत अच्छा करें लाइफ में। अभी भी कर रही हैं, आगे भी करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिनय शर्मा सर, जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र इस एजुकेशन इंडस्ट्री में तय किया है। और एक बात इन्होंने ये तो बिल्कुल साबित कर दिया कि इनको पैसे से कोई नहीं खरीद सकता, और बच्चों के लिए ये अपने दिल, अपने पैसे सबको खोल के रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब तक बच्चे इनका साथ देंगे तब तक इनको कोई नहीं पछाड़ सकता और कोई इनसे नहीं लड़ सकता। इनके लिए मेरे द्वारा लिखी गई 2 लाइनें जो मैं पेश करना चाहती हूँ। ना लड़ पाओगे मुझसे, पाया हूँ बला की तकदीर। ना लड़ पाओगे मुझसे, पाया हूँ बला की तकदीर। माथे के पसीने से खींचा है मैंने हाथों की लकीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।